हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में इंडियन पॉलिटी आपका एम लक्ष्मीकांत चल रहा है, जिसमें कि अभी तक पार्ट 1 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 2 में आज हम बात करने वाले हैं संघीय व्यवस्था की, फेडरल सिस्टम की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पार्ट 2 में हमें क्या क्या और पढ़ना बाकी रह गया है। संसदीय व्यवस्था हो गया है ना, आज हम बात करेंगे संघीय व्यवस्था। इसके बाद केंद्र राज्य संबंध है, अंतर्राज्यीय संबंध है, आपातकालीन संबंध है। और इन 5 आपके जो चैप्टर्स है, जब ये कंप्लीट हो जाएंगे देन हम एक लाइव सेशन रख लेंगे, जिसमें कि आपका टेस्ट हो जाएगा और रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्लास के पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, ऐसे जो स्टूडेंट है जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो 26 मई 2024 को होने वाला जो प्रीलिम्स है यूपीएससी का वह देने वाले हैं, उनके लिए PWOLI से एक प्रोग्राम लेकर आया है, जो कि आपका रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें आपको देखो जीएस के क्वेश्चन, सीसेट के क्वेश्चन, पेपर डिस्कशन भी क्लास के जस्ट बात कराया जाता है। डेली आपके जो प्रैक्टिसेस है वह कराई जाती है। एक्सप्लेनेशन भी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कराया जाता है। ठीक है, जो भी बच्चे मुखर्जी नगर सेंटर पर अगर अवेलेबल हैं या फिर जो यहाँ पर आ रहे हैं, आपने देखा होगा पॉलिटी और इन सब का डिस्कशन में आपको मैं भी मिला करती हूँ ऑफलाइन। तो यहाँ पर देखो जो स्टूडेंट ऐसे हैं कि आपका प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई हो गया, उसके बाद आपको सृजन जो फ्री मेन गाइडेंस प्रोग्राम आपको दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा ऐसे स्टूडेंट को जिनका प्रीलिम्स जो है वह हो चुका है। 8 जन से ये जो प्रोग्राम है वह आपका स्टार्ट हो चुका है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वह इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम है फॉर क्लास PDF, क्लास नोट्स, क्लास की इन्फॉर्मेशन के लिए। या तो आप मंजू PW UPSC वाला लिखकर सर्च कर ले, या फिर आप ऐसे बारकोड जो है इसको स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। संघीय प्रणाली, संघीय व्यवस्था है क्या, संघीय सरकार क्या है, संघ और एकात्मक व्यवस्था की बात करेंगे कि जो फेडरल और यूनिटरी सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, वह किस तरीके से काम करती है, इनके बीच में अंतर क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान की संघीय विशेषताओं की, कि आखिर कौन से ऐसी प्रावधान है जो कि संविधान की जो ये पूरी व्यवस्था है सरकार की, उसको फेडरल बनाते हैं। तो हम द्वैध राज्य पद्धति की बात करेंगे, लिखित संविधान की बात करेंगे, शक्तियों के विभाजन की बात करेंगे, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये संघीय विशेषताओं के संबंध में है। नेक्स्ट देखो संविधान की एकात्मक विशेषताएं, आखिर इसके यूनिटरी जो अगर हम फीचर्स की बात करेंगे वो क्या होंगे। तो यहाँ पर एकात्मक विशेषताओं में जैसे कि सशक्त केंद्र, राज्य अनश्वर नहीं, इसका मतलब क्या है अनश्वर का, उसको भी जानेंगे। संविधान का लचीलापन, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, आपातकालीन उपबंधन, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, राज्यपाल की नियुक्ति और एकीकृत निर्वाचन। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये जो है वह अर्धसंघीय है या फिर ये काइंड ऑफ किस तरह की बातें कही जाती हैं। तो इसका आलोचनात्मक जो मूल्यांकन है वह क्यों होता है उसकी हम बात करेंगे। बेसिकली देखो, आप यहाँ से आपके जो अगर मान लो क्वेश्चन आ गया कि संघीय विशेषताओं के क्या लक्षण है, जो कि यूपीएससी ने पूछा हुआ है ना, कि संघीय विशेषता क्या है, कौन से लक्षण है, आपके 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे केवल इस मेन से ही सॉल्व हो जाएंगे। कि संघीय विशेषता मान लो लिखित संविधान लिख दिया, शक्तियों का विभाजन लिख दिया, संविधान की सर्वोच्चता और एक इसमें लिख दिया एकल नागरिकता। और यहाँ से पूछ लिया कि संघीय व्यवस्था का कौन सा लक्षण नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा एकल नागरिकता। या मान लीजिए एकात्मक विशेषताएं 3 दे दी, एकल संविधान है, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार है, राज्यपाल की नियुक्ति है और स्वतंत्र न्यायपालिका है, कि इसमें जो है वह कौन सा एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वह आते हैं। शुरू करते हैं कि आखिर संघीय प्रणाली जो है वह आखिर है क्या। संघीय सरकार, ठीक है, संघीय सरकार, संघीय प्रणाली जो है वह क्या है, हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे देखो कि आखिर जो राजनीति शास्त्री थे, ठीक है, शास्त्रियों के द्वारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के बीच में संबंधों की प्रकृति के आधार पर राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकार के बीच में, राष्ट्रीय व क्षेत्रीय सरकार के बीच में जो इनके संबंध थे, संबंधों की प्रकृति के आधार पर, संबंधों की प्रकृति के आधार पर क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर लिया। ठीक है, 2 भागों में बांटा। और ये 2 भाग कौन कौन से हैं, एक है संघीय व्यवस्था,
पहले एकात्मक लिख देते हैं, ठीक है। एक है एकात्मक व्यवस्था या एकल सरकार, ठीक है, या एकल सरकार, जिसको कि हम यूनिटरी गवर्नमेंट भी कह देते हैं। सेकंड जो है संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था या संघीय सरकार, जिसको कि हम फेडरल कह देते हैं, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट या सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो डिवीजन किया गया है, ये जो बांटा गया है कि संघ और एकात्मक जो सरकार है वह आखिर क्या होगी, ये किसी ग्राउंड पर तो किसी आधार पर तो बांटा गया होगा। तो ये आधार था संबंधों की प्रकृति का। और ये संबंधों की प्रकृति किसकी, कि जो राष्ट्र और क्षेत्र स्तर पर जो सरकारें हैं उनके बीच में किस तरह के संबंध है, उस आधार पर इसको जो है वह डिवाइड किया गया, ठीक है। तो परिभाषा कहती है कि जो एकात्मक सरकार है ना, परिभाषा कहती है कि जो एकात्मक सरकार है वह होगी जिसमें कि समस्त शक्तियां जो है वह केंद्र व राज्यों के पास हैं। इसकी विशेषता क्या है, समस्त शक्तियां किसके पास है, केंद्र व राज्य सरकार के पास है। केंद्र व, परिभाषा यही कहती है, आगे हम इसको डिफाइन करेंगे, है ना। समस्त शक्तियां केंद्र और राज्य सरकार के पास हैं। ऐसे संविधान, मतलब जहां इस व्यवस्था को अपनाया गया है उसे हम क्या कह देते हैं, एकात्मक या एकल व्यवस्था। अब देखो संघीय व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था का तो मेन जो मतलब है, या फिर एक शब्द याद रखना होगा, बंटवारा। अब ये बंटवारा किसका होगा, तो हम ये देखते हैं कि बेसिकली संघीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था जिसमें संविधान द्वारा राज्य की इकाइयां लिख लो या केंद्र व राज्य लिख लो, केंद्र व राज्यों के बीच में, केंद्र व राज्यों के बीच में संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इसमें विभाजन जैसा कुछ नहीं होता है, एकात्मक या एक ही जगह पे जो है वह शक्ति का केंद्र है ना, ये समझना। तो संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वह किया जाता है, ठीक है। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, फेडरल कहेंगे। ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, संघीय व्यवस्था कहेंगे, ठीक है। कुछ देशों के हम नाम जानते हैं, जैसे कि, अच्छा, इस व्यवस्था में क्या होगा, संघीय व्यवस्था में, कि चाहे केंद्र हो या राज्य हो, वो अपने अपने अधिकारों का प्रयोग जो है वे स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। बट अगर एकात्मक संविधान में हम देखेंगे कि जहां पे भी इस व्यवस्था को अपनाया, एकात्मक सरकार की व्यवस्था को अपनाया या एकल व्यवस्था को अपनाया, यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम को अगर अपनाया, तो वहां पर हम देखेंगे कि एक जो इकाई है राज्य की, उसके पास सारी शक्तियां होंगी और दूसरी जो इकाई है वह उसकी सबऑर्डिनेट होगी या अधीन होगी, है ना। जैसे कि हम देखेंगे कि संघीय व्यवस्था में एक स्पष्ट बंटवारा मिलता है, इसलिए आगे हम समझेंगे कि इसमें बेसिकली राज्य जो है वह केंद्र के अधीन नहीं होते, ठीक है। तो हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स देख लें, जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली। ये एग्जाम्पल किसके हैं कि जहां पे जो सरकारें हैं वह कैसी है, केंद्र व राज्य सरकार, या फिर जो एक सरकार है उसके पास सारी जो शक्तियां हैं वह उसमें निहित है, ठीक है। तो ये व्यवस्था इस जगह पर होगी। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वहां पे संघीय व्यवस्था है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ठीक है। इंडिया हम सभी पढ़ेंगे अभी इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे देश है जिनके, मतलब यहाँ का जो सिस्टम है ना, उसमें केंद्र व राज्य, मतलब इस तरीके से दो पॉलिटिकल यूनिट है, दो इकाइयां हैं राजनीतिक, और उनके पास उनकी अलग अलग शक्तियां हैं, और जो उनके पास पावर है ना, वो उस संबंध में पूरा जो प्रयोग है, मतलब अपने क्षेत्राधिकार में समस्त शक्तियों का जो प्रयोग है वह करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जो संघीय मॉडल है, ये जो संघीय व्यवस्था है, इसको बेसिकली केंद्र सरकार या संघ सरकार जो है वह कह दिया जाता है, केंद्र सरकार या संघ सरकार के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है।
आगे देखो, अगर हम संघ शब्द की बात करें तो संघ शब्द जो है वह जानते हो किस वर्ड से बना है? पोइडस वर्ड से बना है। अगर हम संघ वर्ड की बात करें, ठीक है, तो ये जो वर्ड है वह किससे बना है? पोइडस वर्ड से बना। और इस पोइडस जो शब्द है, जो फोइडस ये जो शब्द है ना, इस शब्द का मतलब होता है संधि या समझौता। इस शब्द का क्या मतलब होता है? संधि या समझौता। संधि या समझौता, ये इस शब्द का मेन मतलब होता है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो राज्य है ना, वो कैसे बना है? जो राज्य है वो विभिन्न इकाइयों के बीच में संधि या समझौतों का परिणाम है। ऐसा इस शब्द से जो समझ है वो हमारी बनती है। ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे कि बेसिकली संघ और राज्यों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि मान लो इंडिया में हमने जो दो पॉलिटिकल, एक तो केंद्र सरकार होगी, दूसरी राज्य सरकार, तो हमने यहाँ पर क्या कह दिया? राज्य कह दिया। हो सकता था हम ऑफिशियली इसको प्रांत कह देते, हो सकता है हम इसको ऑफिशियली कैंटोन कह देते, हो सकता था हम ऑफिशियली जो स्टेट है इसको गणराज्य कह देते। तो यहाँ पर देखो अलग अलग नाम से जो ये दो सरकारों के बीच में विभाजन है, तो राज्य या फिर जो एक और इकाई है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो अमेरिका में क्या कहा जाएगा? अमेरिका में कहा जाता है स्टेट या राज्य। ठीक है, देखो जैसे कि हम देखेंगे अमेरिका में क्या कहा जाता है? इस तरह की इकाइयों को राज्य। भारत में भी राज्य कहा जाता है। अगर हम रूस की बात करेंगे तो रूस में कहा जाता है गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कनाडा की, तो कनाडा में कहा जाता है प्रांत। और आपको पता है अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्या कहा जा रहा है? राज्य। भारत में क्या कहा जा रहा है? राज्य। कैंटोन की बात करें, कैंटोन वर्ड मतलब जैसे कि हम स्टेट के लिए यूज करते हैं, ऐसे ही कैंटोन जो वर्ड है वो जो स्विट्जरलैंड है ना, ठीक है, स्विट्जरलैंड अपने यहाँ कैंटोन जो वर्ड है इसका यूज करता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये इस तरह के शब्द है, मतलब अलग अलग इकाइयों के लिए। अब देखो हमने फोइडस वर्ड को जाना कि इस शब्द का मतलब क्या होगा? इस शब्द का मतलब होगा संधि या समझौता। लेकिन इसमें भी जो है वह थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, इसमें होता है थोड़ा सा अंतर। जैसे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, देखो कुछ बातें आपको याद रखनी है कि संविधान में कहीं भी संघ शब्द का वर्णन नहीं किया गया है। संघ शब्द का वर्णन नहीं किया गया। ठीक है, ध्यान रखना, संघ बेसिकली बात नहीं की गई। अब आप सोचेंगे कि मैम कहा तो शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, लेकिन जो अनुच्छेद 1 है वो राज्यों के संघ की बात करता है, केवल संघ शब्द को परिभाषित नहीं कर रहा। जो अनुच्छेद 1 है वह क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, राज्यों का संघ होगा। तो राज्यों का संघ कहा है इसमें, राज्यों का संघ कहा है, लेकिन इसमें कहीं भी संघीय शब्द या फिर संघ शब्द का वर्णन या परिभाषा संविधान में नहीं मिलती। ठीक है, अब देखो ये जो फेडरल बनता है ना वो दो तरीके से बनता है। ठीक है, ये जो फेडरल सिस्टम है ना, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, पता नहीं कितने बच्चों को याद होगा। फेडरल सिस्टम बेसिकली जब हम देखेंगे ये दो तरह का हो सकता है। एक तो होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक तो होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एंड सेकेंड वन इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब देखो इन दोनों में मतलब क्या है, या फिर आप देखेंगे कि इसमें जो आपको बेसिकली जो शब्द मिलेगा एकीकरण और विभेदीकरण, है ना। संघ शासन जो है वह दो तरीके से बन सकता है, एकीकरण और विभेदीकरण। ठीक है, तो ये देखो पहला वाला जो है वो एकीकरण कह रहा है, कमिंग टुगेदर मतलब एकीकरण की बात कर रहा है। दूसरा जो है ये विभेदीकरण की बात कर रहा है, दूसरा जो है वह क्या कर रहा है? विभेदीकरण की बात कर रहा है। ठीक है, समझ लिया हमने कि फेडरेशन या फिर संघ शासन जो है वह दो रूपों में हो सकता है, संघ शासन के दो रूप, संघ शासन के दो रूप हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों रूपों की हमने बात कर ली।
अब हम सोचेंगे कि आखिर इसके आगे जो है इसका डेफिनेशन या फिर इसकी परिभाषा क्या है, ठीक है, या इसका एग्जाम्पल क्या है। तो देखो हम देखेंगे कि पहली जो बात है एकीकरण। एकीकरण की जो व्यवस्था है, जानते हो इसमें क्या होता है कि या तो सैनिक रूप से कमजोर है, या तो मान लो कि मिलिट्री जो है वह कमजोर है। तब हमने क्या किया कि जैसे कि मान लो 10 कमजोर लोग हैं, है ना, उनके पास रिसोर्सेज जो है वह कम कम है, और ऐसे में उन सभी ने क्या किया कि वो आपस में एक हो जाते हैं कि चलो अब कोई और आएगा, हम डटकर उससे मुकाबला करेंगे। अब जब 10 लोगों का वो संघ या संगठन बन गया, तब ऐसे में क्या हुआ, वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो ऐसे में इस तरह का फेडरेशन अगर बने, मतलब साथ में आ गए, एक बड़ी शक्ति बन गए, और उसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन या एकीकरण संघीय व्यवस्था कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है अमेरिका, ठीक है, जो साथ में आ गए बड़ी शक्ति बनने के लिए या आर्थिक शक्ति बनने के लिए। सैनिक या आर्थिक कमजोरी के कारण, है ना, वो क्या किया, सब साथ में आ गए। तो यहां पर देखो कि बेसिकली एक मिलकर एक बड़े संघ का निर्माण करे। एकीकरण, एकीकरण में हमने क्या जाना कि ये बेसिकली क्या हो रहा है, मिलकर बड़ा संघ बनाते हैं, मिलकर बड़ा संघ बनाएंगे, ठीक है, मिलकर बड़ा संघ बनाएंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसलिए तो कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और जब हम बात करेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की, तो ठीक है, देखो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें बेसिकली एक जो एकीकृत एक जो राज्य संघ होगा ना, उसमें बेसिकली क्या क्या कहा जाएगा कि जो राज्य हैं हमने उसको स्वायत्तता दे दी, यहाँ पर हमने शक्तियों का विभाजन किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, राज्यों को स्वायत्तता दे रहे हैं, राज्यों को इसमें क्या होगा, स्वायत्तता होगी, और राज्यों को शक्ति विभाजन बेसिकली इसमें किया जाएगा। बट इसमें ऐसा कोई है ये भी संघ है ना, जैसे कि भारत की हम बात करेंगे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या आएगा, इंडिया आएगा। तो बेसिकली क्या अगर हम ये देखें कि भारत जो है वो एकीकरण के द्वारा, एकीकरण के द्वारा तो तब बनता ना जब ऐसा होता कि 8-10 देश होते, वो सब साथ में आकर फिर इंडिया के जो राज्य और केंद्र है उसका निर्माण होता। हमारे ऐसा नहीं था, अगर भारतीय संघ बना, देखो इसका सेम वही डिफरेंस है। देखो एक दो चीजें हैं, एक तो मान लो ये पूरा बॉक्स है, ठीक है, इस पूरे बॉक्स को हमने क्या किया, प्रशासनिक सुविधा या फिर इस तरह से हिसाब से हमने इसको डिवाइड कर दिया, बांट दिया, शक्तियों को बांट दिया। तो मान लो ये वाला जो फुल कंप्लीट बॉक्स था, हमने इसको डिवाइड किया शक्ति। और पहले मामले में कमिंग टुगेदर में क्या हो रहा है कि ये अलग अलग ही ब्लॉक हुआ करते थे, ठीक है, ये अलग अलग ही ब्लॉक हुआ करते थे। फिर ये सब क्या हुआ कि ये सब जो है वे साथ में आ गए, ये सब क्या हुआ, साथ में आ गए, है ना। तो ये जो साथ में आने वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये यूएसए का है। और ये जो एक ही राज्य था या एक ही देश था, हमने उसको विभाजन करके, मतलब ऐसा हमने शक्तियों का विभाजन जो किया, ये वाला जो है ये कौन सा है, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये विभेदीकरण का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब चलो इसको मैप पे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे कि आप यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका का आपको मैप दिख रहा है। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर देखो कनाडा दिख रहा है, यहाँ पे मैक्सिको दिख रहा है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब देखो कि ये जो यूएसए है, ठीक है, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसमें मान लीजिए 50 राज्य हैं, 50 स्टेट हैं। और ऐसा नहीं है कि ये एक देश में से इतने स्टेट किए गए, बल्कि ये एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनना चाहते थे, इसलिए सब लोग क्या हुआ, जुड़ गए, आपस में जुड़कर एक संघ बना लिया, है ना, जुड़कर एक संघ बना लिया। तो इसको क्या, ये क्या एग्जाम्पल हो गया, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, यहां पर एकीकरण वाला काम हो गया, ठीक है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एकीकरण वाला काम हो गया कि 50 राज्य थे, वो सभी जो है वे आपस में जुड़कर एक पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका बना लिया। बेसिकली ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो शक्ति है वह बढ़ जाए, है ना, ताकि जो शक्ति है वह क्या हो, बढ़ जाए। तो याद रखना कि अमेरिका विश्व में, अमेरिका जो है वह विश्व में सबसे ज्यादा प्राचीनतम जो संघ है वह कहा जाता है। अमेरिका को सबसे ज्यादा, है ना, जो प्राचीनतम जो संघीय देश है, ठीक है, इसको कहा जाता है। हालांकि कनाडा भी है,
लेकिन कनाडा जो है वह बाद में हुआ, अमेरिका जो है पहले हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अमेरिका विश्व में पहला और सबसे ज्यादा प्राचीन एक संघीय शक्ति वाला देश है। जैसे कि अमेरिका क्रांति की हम बात करेंगे, उसके बाद ये 1787 में 1787 में बेसिकली हम देखेंगे अमेरिकी क्रांति के बाद ये जो है वह एक संघ के रूप में बदला और यहाँ पर ये सारे जो देश हैं वह आपस में जुड़ गए। दैट्स वाई हम इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इसमें टोटल कितने स्टेट है, हमने देखा कि 50 स्टेट्स है ना। कितने राज्य हैं यहाँ पर, बेसिकली 50 ये देश हैं। राज्य कहना, खैर राज्य तो देश के लिए राज्य शब्द यूज किया जाता है सामान्य अर्थों में। हम हालांकि पॉलिटिकल यूनिट के रूप में राज्य शब्द जो है वह कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि कनाडा में इसको क्या कहा जा रहा है, प्रांत कहा जा रहा है, लेकिन अमेरिका में यहाँ पर हम देखेंगे इनको राज्य कहा जा रहा है। ठीक है, 2 इकाई हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बेसिकली मूलतः इसमें 13 राज्य थे, बाद में जो है इसमें 50 राज्य जो है वह समाहित हो गए। और अगर हम संघीय शासन व्यवस्था की बात करें तो जो कनाडा है ना, इसमें बेसिकली 10 प्रांत हैं। ठीक है, ये जो येलो आपको दिख रहा है ये कनाडा है और इसमें जो है वह क्या है, 10 प्रांत है। ठीक है, 10 प्रांत कहा हमने कि यहाँ पर जो है वह राज्य नहीं, यहाँ पे एक और जो इकाई है सरकार की उसको प्रांत कहा जाता है। तो यहाँ पर मूल रूप से तो वैसे 4 प्रांत थे, बाद में जो है वह 10 प्रांत हो गए। तो ये भी काफी पुराना है, 1867 होगा इसमें। 1867 से बेसिकली जो कनाडा का जो संघीय व्यवस्था है ये अस्तित्व में आई। ठीक है, तो ये 1787, तो ये सबसे पहला अमेरिका पहला भी है और प्राचीन भी है। ठीक है, ध्यान रहेगा। और आपको ये तरीका जो है वह समझ में आ गया कि ये सब जो है वह आपस में जुड़कर एक बड़ी जो इकाई है वह इन्होंने बनाई। अब हम बात करेंगे इंडिया की। ठीक है, तो देखो इंडिया, हम आर्टिकल 1 क्या कहता है, भारत जो है वह राज्यों का संघ होगा। भारत जो है वह क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ पर हम राज्यों के संघ की बात कर रहे हैं। तो क्या ऐसा था कि पहले ये सब अलग अलग थे फिर आपस में जुड़े, नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, शक्ति विभाजन किया। यहाँ पे हमने क्या किया है, शक्तियों का विभाजन किया है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, राज्य शब्द कहते हैं। हम इसमें जो स्टेट वर्ड है वो अपने यूज कर रहे हैं अन्य सरकारों की। ठीक है, तो राज्यों का संघ, शक्तियों के विभाजन। और हाँ, याद रखना कि ये होल्डिंग टुगेदर वाला है, ये एकीकरण वाला नहीं है बल्कि ये विभेदीकरण वाला है। ये कौन सा टाइप है संघ का, विभेदीकरण। ठीक है, विभेदीकरण मतलब एक ही अपने देश को नियम और प्रशासनिक सुविधा या इस तरह से 2 सरकारों के, फेडरेशन का मतलब क्या, फेडरल अगर हम शब्द की बात करें या हम संघवाद शब्द की बात करें तो जनरली इसको डिफाइन करने के लिए क्या एक कीवर्ड है कि 2 स्तर पर सरकारों का होना, मतलब कम से कम एक से अधिक स्तर पर तो सरकारों का होना तय होगा, है ना। तो जैसे कि हम देखेंगे कि शुरुआत में भारत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, जो हमारा मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमने क्या किया था, हमने उसमें 2 स्तर पर सरकारों को अपनाया था। केंद्र सरकार जो कि पूरे देश के लिए नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार, और फिर राज्यों के लिए राज्य सरकार होगी। और इन दोनों के पास अपना अपना अलग एरिया है, अपना अपना ओन स्फेयर है, अपना अपना ऑटोनोमस स्फेयर है जिसमें अपने डिसीजन जो है वह लेते रहते हैं। अब देखो पूरे हमें यही समझना है। अब देखो हमें ये पूरा चैप्टर क्या क्या बताएगा, हम कुछ बातों की तुलना करेंगे कनाडा से, कुछ बातों की तुलना करेंगे ऑस्ट्रेलिया से, कुछ बातों की तुलना हम बार बार करेंगे यूएसए की कि यूएसए में ऐसा है, हमने इसको अपनाया, इसमें ऐसा है। तो जब भी समानता है आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आप क्या करो कि जो जब मैं आपको बातें बताती जाऊँ, प्रावधान बताती जाऊँ, आप एक लिस्ट जो है अभी से मेंटेन कर लो और उसमें क्या करो, कॉमेंट करके बताना कितने बच्चों ने किया। कि जब मैंने कहा कि कनाडा से इस मामले में असमान है तो यहाँ पे असमान वाले में लिख लेना, कनाडा से भारत की असमानता। जब समानता की बात करूँ तो सभी देशों के जो समानता है, समानता का एक अलग बन जाएगा। ठीक है, तो असमानता और समानता इस तरीके से एक जो लिस्ट है वह मेंटेन कर लो। क्लियर, चलो अब आगे चलते हैं और हम देखेंगे कि भारत में जिस व्यवस्था को अपनाया, ठीक है, भारत में हमने जिस संघीय व्यवस्था को अपनाया, याद रखना कि ये जो व्यवस्था है हमने देखा कि इसके 2 रूप हो गए। ठीक है, और भारत में हमने अगर संघीय व्यवस्था को अपनाया, आइए न्यू पेज पर ही बता देती हूं। ठीक है, यहां पर इन तीनों की बात हो गई। नेक्स्ट, भारत में संघीय व्यवस्था, सबसे पहली बात तो यह है कि अपनाने का कारण क्या था। 2 स्तर पर सरकार को अपनाने का कारण क्या था
इस देश का आकार और इस देश की विविधता। ठीक है, क्या कारण था? बृहद आकार और विविधता। कारण था बृहद आकार, क्योंकि अगर केवल हम केंद्र में या एक ही जगह सरकार रखते ना तो ना तो सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिल पाता और ना ही हम देश को अच्छे से चला पाते। सो बृहद आकार और विविधता, इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा कि 2 स्तरों पर सरकारों का होना जो है वह तय हो सका। ठीक है, तो हमारे संविधान निर्माता इस बात पर तो एकदम श्योर थे कि हमें इस तरह का सिस्टम तो अपनाना है, पर कैसे अपनाना है इस बात पे बहस थी, विवाद था। ठीक है, तो हमने 2 कारण से अपनाया। पहली बात तो थी इसका बृहद आकार, और दूसरा अगर हम विविधता की बात करेंगे तो विविधता में आप लिख लो कि जो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता थी, है ना, सामाजिक और सांस्कृतिक जो हमारी विविधता थी, इसने हमें मजबूर कर दिया कि हम एक संघीय जो व्यवस्था है उसको अपनाएं। ठीक है, और इसमें यह महसूस किया गया कि ना केवल केंद्र के पास शक्ति हो बल्कि जो शक्तियां हैं वह राज्य सरकारों के पास भी हो। हालांकि हम कहते हैं कि संविधान में शक्ति शब्द का जो प्रयोग है वह नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहां पर कारण था कि हमने केंद्र व राज्य स्तर पर, केंद्र व राज्य स्तर पर सरकार को अपनाया। है ना, केंद्र व राज्य स्तर पर हमने क्या किया, सरकार को अपनाया। अब देखो आर्टिकल 1, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जो पहला अनुच्छेद है वो आखिर क्या बताता है। पहले मैं यहाँ पे स्टार लगा देती हूँ। ठीक है, आर्टिकल जो 1 है वो आखिर क्या बताता है, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को पूछा। तो जो अनुच्छेद पहला है इसमें कहा गया भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, आगे समझ में ये लिखा हुआ है इसमें। अब देखो राज्यों का संघ होगा ये तो हमने कह दिया है ना, और संघ शब्द की कहीं परिभाषा नहीं है। इसका आखिर मतलब क्या है? तो इसमें देखो 2 बातें जो है बेसिकली वो सामने आती हैं। जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि अगर हम अमेरिकी संघ की बात करें तो अमेरिकी संघ के विपरीत भारत में जो राज्य है वो किसी सहमति का परिणाम नहीं है कि हम सब सहमत हो गए, चलो आओ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं, है ना। तो ये इसमें जो है वो बेसिकली क्या है, 2 बातें इसमें जो है वो हमें समझ में आती। कौन सी 2 बातें? पहली बात इसमें ये कही जाती है कि अमेरिकी संघ, मतलब देखो यही तो बात हो गई ना कि मतलब जो एक डिफरेंस हो गया पहला, तो अगर लिस्ट आप बना रहे हैं तो पहला अंतर ये लिख लो कि अमेरिकी संघ के विपरीत भारत राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते का परिणाम नहीं। यहाँ पे क्या याद रखना है, वही जो फेडरेशन के टाइप थे, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, है ना। कमिंग टुगेदर मतलब सब एक साथ आ गए, एकीकरण वाला, और विभेदीकरण वाला जो है वह हमने अपनाया। तो पहली बात तो हमने ये देखी कि राज्यों के बीच किसी सहमति का प्रतिफल नहीं है। और दूसरी बात जो है उसमें ये कहा गया है ना, दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो इसमें ये कहा गया कि राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वह संघ से अलग हो सके। राज्यों को यह अधिकार नहीं है, राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे संघ से अलग हो सके, है ना, कि वे संघ से अलग हो सके। अब अमेरिका और भारत की थोड़ी सी तुलना हम और कर लें। अनुच्छेद 1 में तो हमने देख लिया कि ये यहाँ पे ये भी याद रखना है आपको कि ये जो 2 बातें बताई हैं वो कौन बता रहा है, वो डॉक्टर BR जो अंबेडकर है उनके द्वारा ये कहा गया। ठीक है, कि अनुच्छेद 1 जो है इसमें क्या है, 2 बातें शामिल हैं, और 2 बातें कौन सी है हम समझ गए। ठीक है, 2 बातें जो है वह शामिल हैं। चलिए अब देखो एक शब्द है, जरा इस शब्द को पढ़ना। जब हम संविधान की एकात्मक विशेषताओं की बात करेंगे, यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करेंगे, यूनिटरी फीचर्स की बात करेंगे, उसमें हम एक
जो वर्ड है उसको पढ़ने वाले हैं कि अगर हम देखें कि एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन कंपोज्ड ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, है ना। तो यहां पर देखो, अगर हम बात करेंगे इंडेस्ट्रक्टिबल, ये जो वर्ड है इसका मतलब होगा अविभाज्य, अविभाज्य या जिसको भंग नहीं किया जा सकता, अविभाज्य या भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, तो देखो इंडिया जो है वह क्या है, अविभाज्य संघ है, लेकिन जो राज्य है वो डिस्ट्रक्टिबल हो सकते हैं, वो विभाज्य हो सकते हैं, विभाज्य हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो राज्य है ना, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य की बात की गई, मतलब संविधान में कहीं भी राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई, राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि संसद के पास यह राइट है और संसद ऐसा बिल्कुल साधारण बहुमत के साथ कर सकता है कि किसी राज्य का नाम चेंज कर दे, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर दे, 2 या 2 से अधिक राज्यों के किसी भाग को मिलाकर नया राज्य बना दे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अविभाज्य केंद्र है, मतलब केंद्र का विभाजन नहीं हो सकता, है ना। अविभाज्य केंद्र है और विभाज्य जो है ये राज्य के लिए है। तो ये पहली कंडीशन किसकी हो गई, पहली कंडीशन ये हो गई भारत की, है ना। पहली कंडीशन जो है ये हो गई किसकी, भारत की। ठीक है, अब आगे देखो, नेक्स्ट यहाँ पर जो लाइन लिखी है, एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन कंपोज्ड ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब अविभाज्य संघ है और अविभाज्य राज्य है। ठीक है, यहाँ पे तो अविभाज्य केंद्र था, मतलब केंद्र का विभाजन नहीं हो सकता था, केंद्र को भंग नहीं किया जाता, लेकिन राज्य को भंग किया जा सकता था, ये इंडिया की कंडीशन थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो दूसरी कंडीशन दी गई है फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो संघ है वो कैसा है, अविभाज्य, मतलब इसको भंग नहीं, विभाजन नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता, तो संघ भी अविभाज्य है। ठीक है, और जो राज्य है वो भी अविभाज्य है, राज्य जो है वह भी कैसे हैं, वह भी अविभाज्य। अब यहाँ पे अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता कि 50 राज्य हैं और उनको मिलाकर जो है वह 10 राज्य कर दे, 2 राज्यों को मिला दे, मैक्सिको न्यूयॉर्क को मिला दे, एक देश बना दे, एक राज्य बना दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, और ये क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सभी पहले इनका स्वतंत्र और प्रथा का अस्तित्व था, बाद में ये सभी जो है एक फेडरेशन बनाने के लिए साथ में आ गए। ठीक है, अब जैसे फेडरेशन कैसे बना है कि आपको पता है कि भाई ये यूएसए है पूरा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यूएसए में डुअल सिटीजनशिप दी गई है, दोहरी नागरिकता दी गई है, कि एक नागरिक आप अमेरिका में की भी है तो आप मैक्सिको भी, आपके पास 2 तरह के राइट्स होंगे, जो राइट्स अमेरिका गवर्नमेंट दे रही है, यूएसए गवर्नमेंट दे रही है, वो राइट भी आपके पास है, और जो मैक्सिको गवर्नमेंट दे रही है वो राइट्स भी आपके पास है। तो यहाँ पर क्या है कि राज्य भी अविभाज्य है, संघ भी अविभाज्य है। तो ये जो तरीका है, ये फेडरेशन का तरीका कहाँ अपनाया गया है, अमेरिका में। ठीक है, तो अविभाज्य राज्यों का, या फिर पता है इसको अनश्वर भी कहा जाता है, इंडेस्ट्रक्टिबल की, अगर हम इंडेस्ट्रक्टिबल की बात करें, इसको क्या कहा जाता है, अनश्वर, अनश्वर। ठीक है, तो अनश्वर संघ है और नश्वर जो है वह राज्य है, अनश्वर संघ है और अनश्वर राज्य है, ये बात अमेरिका के लिए कही। ठीक है, ध्यान से सुनना इन शब्दों को तो समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि अधिकार नहीं है कि वे संघ से अलग हो सके, तो ये इसका मतलब क्या है, ये अधिकार नहीं है कि जो राज्य है वे संघ से अलग हो सके, उनका अपना ऐसा पृथक अस्तित्व नहीं है कि वो अपने लिए अलग से जो है वह सारी चीजें कर ले। ठीक है, क्लियर है इतना। साथ ही देखो कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है, वैसे तो संघीय व्यवस्था की बात करेंगे तो भाई अमेरिका में भी कई तरीके से जो ये मॉडल है वह अपनाया गया है, लेकिन हमने जिस मॉडल को अपनाया वो कनाडा के मॉडल पर ज्यादा आधारित है ना। इंडिया की जो संघीय व्यवस्था है वह किस पे है, कनाडाई मॉडल पर आधारित है। चलिए बात को लिख लीजिए, भारत की संघीय व्यवस्था, भारत की संघीय व्यवस्था कनाडाई मॉडल पर आधारित है, कनाडाई मॉडल पर आधारित है। ठीक है, क्लियर है इतना, कनाडाई मॉडल पर आधारित है। साथ ही आपको याद रखना है कि बेसिकली जो कनाडाई मॉडल है ना, अत्यंत सशक्त केंद्र होने के आधार पर
कनाडाई मॉडल अमेरिकी मॉडल से सर्वथा भिन्न है। ऐसा भी नहीं कि कनाडा और अमेरिका जो मॉडल है वह भी सेम है ना, उसमें भी जो है वह कुछ अंतर दिखाई देता है। और ऐसे ही अगर हम भारतीय संघीय व्यवस्था की बात करें तो कुछ ऐसे आधार हैं कि वो कनाडा के समान है। भारतीय संघीय व्यवस्था में आखिर ऐसा क्या, आपने अगर लिस्ट आप बना रहे तो समानता की तरफ इसको लिख लीजिए। पहली बात तो ये है कि इसका जो निर्माण है ना, पहली बात यह है कि इसका जो निर्माण है, जैसे कि कनाडा में संघ का निर्माण हुआ है वैसे ही भारत में संघ का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये पहली सिमिलैरिटी हो गई। दूसरी सिमिलैरिटी है कि संघ शब्द का जो प्रयोग है वो कनाडा में भी प्रमुख रूप से किया गया, वही संघ शब्द का प्रयोग हमने भी किया है, तो चाहे निर्माण हो या शब्द के प्रयोग की बात हो। ठीक है, और तीसरी बात है केंद्रीकरण की प्रकृति, जैसे कि हमारे यहाँ केंद्र ज्यादा मजबूत है, कनाडा में भी सेम है ना। तो इसका निर्माण, ये जो शब्द है, दूसरी बात, पहली बात शब्द की बात, दूसरी बात है इसका निर्माण किस आधार पर हुआ, और तीसरी बात है कि केंद्रीकरण की प्रकृति रही। और इन तीनों ही बातें जो हमने ली है, या फिर इससे जो हम अगर सिमिलैरिटीज देखें तो ये जो है वह किससे मिलती है, कनाडाई व्यवस्था से मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि बेसिकली इसमें तीन आधार हैं, तीन समानता है। समानता हम यहाँ पर लिख लेते हैं। समानता क्या है, पहली बात तो है शब्द का प्रयोग, दूसरी बात है इसका निर्माण जिस तरीके से किया गया है, और तीसरी बात है कि इसमें केंद्रीकरण की प्रकृति रही। केंद्रीकरण मतलब किसी एक जगह पे शक्तियों का केंद्र बना देना, या किसी एक सरकार के पास शक्ति का ज्यादा केंद्र होना। तो ये पहली बात, ये दूसरी बात और ये तीसरी बात। ठीक है, इन तीनों ही आधारों पर हम ये कह देते हैं कि भारतीय जो संघ है वह किस पर ज्यादा आधारित है, वो कनाडाई व्यवस्था या कनाडाई मॉडल से ज्यादा करीब है। अब बस दो बातों को हमें और समझना है और फिर इसके बाद हम इसका मूल्यांकन करेंगे। पहली बात ये कही जाती है कि संविधान की, अब हम भारतीय संविधान की बात करेंगे कि आखिर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिससे कि हम संघीय विशेषता कह सकते हैं। ध्यान रखना, संघीय विशेषता उसको कहेंगे, संघीय विशेषता उसको कहेंगे जो कि विभाजन की बात करेगा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों के आधार पर। एकात्मक की जब हम बात करेंगे, एकात्मक विशेषताएं हम उसको कहेंगे जो कि कहीं ना कहीं शक्तियां राज्यों से उठाकर केंद्र को दे रहा है, जैसे कि आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, चलो उसके पहले आओ एक लिस्ट दिखाती हूँ। ठीक है, हम इन्हीं को जो है वह और विस्तार से एलोब्रेट करने वाले, समझने वाले हैं। जरा एक बार संघ और एकात्मक सरकार के बीच में हम एक अंतर देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले आते हैं हम संघीय सरकार के बीच में। संघीय सरकार के बीच में है ना, यहाँ पर संघ सरकार की बात की गई। अब देखो, अब इस बात को समझना। अच्छा ये बताओ, अगर आपको विभाजन करना है ना, शक्तियों का विभाजन, कि ये इसका अधिकार क्षेत्र होगा, ये केंद्र का अधिकार क्षेत्र होगा, ये राज्य का अधिकार क्षेत्र होगा, तब आपको क्या जरूरत होगी कि आप उस चीज को कहीं लिख दें। तो लिखित संविधान चाहिए। और अगर आपने उस लिखित संविधान को कठोर नहीं बनाया, उसमें आसानी से परिवर्तन कर दिया, तब तो लिखने का भी कोई महत्व नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा मजबूत स्याही से लिखें। मजबूत स्याही इन सेंस कि उसमें आसानी से परिवर्तन ना हो पाए। इसका मतलब क्या है, कठोर भी होना चाहिए संविधान, है ना। और अगर मान लो संविधान में गलत तरीके से संशोधन कर दिया, तब उस संशोधन को सही करने के लिए, अगर वो संघीय व्यवस्था के विपरीत चला गया, तब उस संशोधन को सही करने के लिए कोई न्यायपालिका भी होनी चाहिए जो कि स्वतंत्र न्यायपालिका हो। तो ऐसे में दो तीन विशेषताएं तो यही हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, कि देखो, चूंकि दोहरी सरकार होनी चाहिए, मतलब एक तो राष्ट्र की सरकार है, एक क्षेत्र की सरकार है। दूसरा हमने क्या समझा, दूसरा कि लिखित संविधान हो, जो संविधान है वो कठोर संविधान हो, स्वतंत्र न्यायपालिका है, और संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। संविधान की सर्वोच्चता क्या है उसको हम पढ़ेंगे, है ना। संविधान जो है वह सर्वोच्च होना चाहिए। अब आपका क्या बचा कि अगर दोहरी सरकार है, कम से कम तो दोहरी दो लेवल पर तो सरकार होगी, कि राष्ट्रीय सरकार है और क्षेत्रीय सरकार है। तो अब देखो, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन होगा, नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो शक्तियों का विभाजन एक इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हम देखेंगे कि इसमें द्विसदनीय विधायिका है, मतलब दो सदन, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा है, बाइकैमरल सिस्टम है। स्टेट की बात करें तो विधानसभा विधानमंडल है। ठीक है, फिर से याद करो, फिर से याद करो, संघीय व्यवस्था मतलब ध्यान रखना, जो दो सरकारों की बात करेंगे वो संघीय व्यवस्था की बात होगी। भारत एक संघ है, राज्यों का संघ है, कनाडाई मॉडल पर आधारित है। तीन बातें हैं जो कि सिमिलैरिटीज देखता है, अमेरिका से डिफरेंस है, इस बात को भी याद रखो। ठीक है, अब देखो, फिर से देखो इस बात को कि संघीय सरकार है। संघीय सरकार का मतलब क्या हुआ कि कम से कम दो स्तर पर सरकारों का होना तय है। ठीक है, और अगर दो स्तरों पर सरकार है तो वो कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, मतलब लिखित संविधान है। अगर लिखित संविधान है तो संविधान सर्वोच्च होना चाहिए, लिखित संविधान है तो संविधान कठोर होना चाहिए। अगर उसका पालन नहीं किया जा रहा तो एक न्यायपालिका होनी चाहिए जो उसको ठीक कर दे। जुड़ गई सारी चीजें। अब इसका जस्ट अपोजिट यहाँ चलेंगे, और इसमें हमें या और किंतु परंतु सब लगा सकते हैं। एकात्मक का मतलब हुआ कि जब शक्तियों को समेटकर वो केंद्र को दे दे, या एक सरकार के पास शक्तियां नहीं है तो,
ठीक है, वो एकात्मक या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट होगी। तो यहाँ पर देखो, ये हमने बात की फेडरल, ठीक है, यह यूनियन, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। अब एकात्मक में देखो, यहाँ पे हम कह रहे हैं लिखित संविधान, आगे लिखेंगे लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। कठोर संविधान, यहाँ पे हम कहेंगे नहीं कठोर नहीं, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है। स्वतंत्र न्यायपालिका हो भी सकती है, नहीं भी। द्विसदनी विधायिका हो भी सकती है, नहीं भी, वो वाली बातें होंगी। ठीक है, आओ समझते हैं। तो एकल सरकार राष्ट्रीय सरकार होती है जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। ठीक है, अब देखो कि इस वाले में क्या किया गया है, बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि जो राष्ट्रीय सरकार होगी ना, अब हमारे यहाँ तो क्या है कि जैसे कि हम फेडरल में देखते हैं तो केंद्र है और राज्य है और इनकी अपनी अलग अलग अथॉरिटी है, लेकिन यूनिटी गवर्नमेंट में क्या है, कुछ इस तरीके से है कि मान लो ये जो है वह पूरा केंद्र का क्षेत्राधिकार है। ठीक है, केंद्र या जो राष्ट्रीय सरकार है उसका क्षेत्राधिकार है, और ये राष्ट्रीय सरकार चाहे तो शक्तियां दे, चाहे तो शक्तियां ना दे स्टेट को। ठीक है, ये कुछ इस तरह की बात हो गई। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि इस तरह का जो हमने संघ अपनाया कि हमने संविधान में ही लिख दिया, हमने क्या किया, संविधान में ही लिख दिया कि ये शक्तियां राज्य के पास होंगी, ये जो अधिकार है वह राज्य के होंगे, है ना, क्लियर। तो यहाँ पर देखो एकल सरकार या राष्ट्रीय सरकार होगी जो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है। संविधान लिखित भी हो सकता है जैसे कि फ्रांस में है, अलिखित भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में है। याद रखना, ब्रिटेन में ये मत सोच लेना कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, ब्रिटेन में संविधान है, बस वो अलिखित है। और ऐसा भी नहीं कि अलिखित है तो बस है ही नहीं, या फिर कुछ किताबों में नहीं लिखा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट होते हैं बट एक चीज में फाइल नहीं होते, डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें भी, है ना। तो नेक्स्ट देखेंगे शक्तियों का विभाजन नहीं होता, विभाजन तो आपको संघ में व्यवस्था में मिलेगा, एकात्मक में नहीं मिलेगा। तो शक्तियों का विभाजन नहीं होगा क्योंकि सारी शक्तियां तो राष्ट्रीय सरकार के पास होंगी। अरे राष्ट्रीय सरकार के पास ही तो शक्ति थी कि वह क्षेत्रीय सरकार बना सकती है ना। आज आपको थोड़ा सा मेरी वॉइस स्लो लग रही होगी, है ना, कि मैम धीरे धीरे पढ़ा रही हैं आज। रीजन है उसके पीछे कि दिल्ली का पॉल्यूशन और इतना कोल्ड रहा, उस वजह से गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, तो वो ठीक होते होते कुछ समय लगेगा, तब तक आप थोड़ा सा स्लो पढ़ लो। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। संविधान सर्वोच्च हो सकता है जैसे कि जापान में है, और नहीं भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में है। कठोर भी हो सकता है जैसे कि फ्रांस में, लचीला भी हो सकता है जैसे कि ब्रिटेन में। बस वही या वा वाली बात होगी। न्यायपालिका स्वतंत्र हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो याद रखना कि जब हम एब्सोल्यूट बात करेंगे, जब हम बात करेंगे हाँ निश्चित रूप से ऐसा होगा, तो वो निश्चितता आपकी संघीय सरकार के साथ जुड़ी होगी। जब हम एकात्मक सरकार की बात करेंगे, इसमें हर बात के लिए एक ऑप्शन होगा, ऐसे तैयार कर लो, है ना। विधायिका द्विसदनी भी हो सकती है जैसे कि ब्रिटेन में है, और एक सदनी भी हो सकती है जैसे कि चीन में है। तो देखो चीन में क्या है, विधायिका एक है। हमारे यहाँ क्या है कि जैसे कि हम देखेंगे कि केंद्र विधायिका है, राज्य की भी विधायिका है। चीन में ऐसा नहीं है ना, चीन में ऐसा नहीं। क्लियर, चलो अब हम चलते हैं। आपने अब तक जो पढ़ा है, मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। 2017 में पूछा गया प्रश्न था, निम्न में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। टफ नहीं था क्वेश्चन अगर आपने सही तरीके से फेडरेशन को पढ़ा, संघीय व्यवस्था को पढ़ा है। आओ देखते हैं कैसे। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है भारत में, है। देखिए विशेषता में भी हमने पढ़ा। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है, असमान, है ना। हम देखेंगे 1 से लेकर 31 तक का जो प्रतिनिधित्व, मतलब 1 मेंबर है कहीं से राज्यसभा का, कहीं से 31 मेंबर है, तो ये इतना जो अनुपात है 1 और 31 का आपको मिल जाता है, असमान प्रतिनिधित्व है। यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच में एक सहमति का परिणाम है। जब आप देखो कभी भी अनुच्छेद पढ़ो, हमने देखा कि अनुच्छेद 1 का भाव ये है, क्या भाव देखा था कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, अब देखो इस बात को फिर से पढ़ लो, तब जाके, अगर आप भूल गए होंगे या नहीं भी भूले फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज कराना चाहती हूँ कि हमने इसमें देखा था कि बेसिकली कहाँ गए, हाँ ये रहा। अनुच्छेद 1 क्या कह रहा है कि 2 बातें इसमें शामिल हैं। पहली बात तो ये है कि अमेरिका संघ के विपरीत भारत राज्यों के बीच में समझौते का परिणाम नहीं है। क्या शब्द बदले,
हो सकता है जो भाषा लिखी जा रही है, देखो भाषा और कीवर्ड में जैसे कि कुछ मुख्य शब्द होंगे जो कहीं नहीं बदलेंगे, है ना, बस उसमें जो भाषा है आगे पीछे वो थोड़ा बहुत आपकी जो है वह बदल सकती है। तो यहाँ पर क्या पूछा है लास्ट में, यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच में एक सहमति का परिणाम है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है ना, ऑप्शन नंबर डी बेसिकली इसमें पूछा था कौन सी विशेषता संघ की नहीं है, तो हमने ये देखा। ठीक है, अब फिर से देखो जरा इसको एक बार फिर से गौर फरमाओ थोड़ा सा। जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमने क्या किया, 2 स्तरों पर सरकारों का होना था, 2 स्तरों पर, एक तो राष्ट्रीय सरकार थी, राष्ट्रीय सरकार या केंद्र सरकार, ठीक है, राष्ट्रीय सरकार, केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए थी। दूसरा हम देखेंगे कि राज्य सरकारें थी जो राज्यों के लिए थी, राज्य सरकारें, राज्य सरकार जो नियम बनाई थी वह राज्य के लिए लागू थे, पूरे देश के लिए नियम ये चला। बाकी हमने देखा कि थर्ड लेवल पर जो तीसरा स्तर बनाया गया जो कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट था, 73 और 74वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा क्या किया गया, एक और स्तर जोड़ा गया। और अभी वर्तमान में अगर हम देखें तो हमारी जो सरकार है वह कैसी है, 3 टायर स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट, 3 स्तरीय सरकार। मूल रूप से 2 स्तरीय सरकार थी मूल संविधान में, 73rd 74 के बाद क्या जोड़ा गया, स्थानीय स्तर पर सरकारों का होना। तो केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर आया समझ में, तो स्थानीय स्तर पर सरकारों का होना, ठीक है, ठीक है, स्थानीय स्तर पर सरकारों का होना। तो याद रखना कि केंद्र और राज्यों के बीच में केंद्र के पास क्या शक्तियां हैं, राज्य के पास क्या शक्तियां हैं, इसका विभाजन तो किया ही गया है ना। और ये जो विभाजन है वो संविधान में लिखा हुआ है, और संविधान का पालन हो, इस संविधान के पालन के लिए हमारी पूरी चेन है बच्चों, अगर आप ध्यान से पढ़ लोगे ना ये चेन बना के तो चीजों को नहीं भूलोगे। और इस संविधान का पालन कराने के लिए हमारे पास जो है वह क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं एक एक विशेषता को कंप्लीट करते हैं। संविधान की संघीय विशेषताएं, आखिर ऐसे सबसे पहले तो ये याद कर लो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कुछ आपको याद हो गई होंगी, कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। तो पहली तो बात ये है कि द्वैध राज पद्धति है। अब इस द्वैध राज पद्धति का मतलब क्या है कि 2 स्तरों पर सरकारों का होना है। द्वैध राज पद्धति का मतलब क्या है, 2 स्तर पर सरकार है, ठीक है, 2 स्तर पर सरकार है, एक तो केंद्र सरकार है और दूसरा राज्य सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार है और दूसरा क्या है, राज्य सरकार। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सरकार जो पूरे देश के लिए निर्णय ले रही है। तो यहाँ पर देखो कि बेसिकली हम देखेंगे भारत की संघीय विशेषता में जो हमने फर्स्ट देखा ठीक है, केंद्र व राज्य सरकार है, 2 स्तरों पर सरकार का होना है, केंद्र व राज्य सरकार, ठीक है। अब देखो केंद्र के पास इसमें कौन कौन से विषय होंगे जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, वो विषय हमने बेसिकली कहाँ रखे हुए हैं, केंद्र सरकार के पास रखे गए हैं। जैसे कि हम राष्ट्रीय महत्व के मामलों की बात करें, जैसे कि रक्षा, जैसे कि विदेश मामले, जैसे कि मुद्रा, तो केंद्र के पास क्या शक्तियां हैं, रक्षा, विदेश और मुद्रा, ठीक है, इस तरह के विषय केंद्र के हो गए। अब वैसे ही हम राज्य सरकारों की बात करें तो इसकी अलग शक्तियां हैं, जैसे कि अगर हम कुछ व्यापार संबंधित नियम देखें, या फिर हम पुलिस व्यवस्था देखें, ठीक है, या फिर हम स्वास्थ्य को लेकर कुछ व्यवस्थाएं देखें, तो कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिस पर राज्य की जो है वह अपनी अलग अथॉरिटी है। तो यहाँ पर देखो कि कृषि है, स्वास्थ्य है, ये भी इसमें जोड़ लो, कृषि, स्वास्थ्य या स्थानीय प्रशासन, तो ये अलग अलग विषय हैं, ठीक है। और ये जो अलग अलग विषय हैं इनकी स्वीकृति संविधान के द्वारा की गई है। क्लियर। दूसरा हम देखते हैं कि बेसिकली जो संविधान है वह कैसा संविधान है, रिटर्न संविधान है। पहली विशेषता हो गई कि द्वैध राज्य पद्धति है, दूसरा क्या है, लिखित संविधान है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हर एक बात को साफ साफ जो है वह लिखा गया है। अच्छा, लिखित संविधान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि देखो अगर हम मूल संविधान की बात करें तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, है ना। इसमें कितने भाग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 22 भाग
22 भाग और 8 अनुसूची थी। अब लेकिन आज अगर हम वर्तमान में देखें, ये मूल संविधान की बात हो रही है, जब जो संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को बेसिकली अपनाया, ठीक है। उसके बाद देखो वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो 465 465 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। 465 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा देखो जब हम अमेरिका और कनाडा की बात करेंगे तो आपको पता है अमेरिका का जो संविधान है उसमें कुल 7 अनुच्छेद है, 7 आर्टिकल्स हैं केवल। वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 128 कितने आर्टिकल हैं? केवल 128। और जब हम कनाडा की बात करेंगे तो कनाडा में कितने? 147 147 अनुच्छेद हैं। लेकिन जब हम इंडिया की बात करेंगे तो मूल संविधान में 395 थे और वर्तमान में हम देखेंगे तो 465, ठीक है। 465 जो अनुच्छेद है वह बेसिकली किया गया है। चलो, और बेसिकली कहते हैं कि हमने इतना विस्तृत संविधान इसलिए बनाया ताकि किसी तरह की गलतफहमी राज्य और केंद्र के मध्य ना हो। अब नेक्स्ट हम चलते हैं शक्तियों का विभाजन। नेक्स्ट अब बात करेंगे शक्तियों का विभाजन, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई केंद्र व राज्य की। चलो और दूसरा शक्तियों का विभाजन देखते हैं। शक्तियों का विभाजन, ठीक है। अभी तक हमने ये जाना कि जो शक्तियां हैं वो अलग अलग है, इनका प्रॉपर जो विभाजन है वह साथ सब कुछ किया गया है। लेकिन शक्तियों के विभाजन के लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था जो है वह की गई है? तो हम देखेंगे कि हाँ, एक व्यवस्था है। 7वीं अनुसूची में 3 विषयों की बात की गई है, 3 सूचियों की बात की गई है। 7वीं अनुसूची कहाँ से ली है हमने? 7वीं अनुसूची में, है ना। बेसिकली हम क्या कहते हैं कि इसमें शक्तियों का विभाजन जो है 3 लिस्ट में किया गया है। जैसे कि एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। मैं ये समझो कि 3 लिस्ट बनाई गई है। संघ सूची में जो विषय लिख दिए गए उन विषयों पर केंद्र का अधिकार होगा। जैसे कि संघ सूची में जो विषय लिखे गए वो रक्षा, विदेश, मुद्रा है। राज्य सूची में जो विषय लिखे गए वो स्थानीय प्रशासन है, कृषि है ना। तो ये उसमें ये कहा गया कि इसमें जो विषय शामिल होंगे ना, इन विषयों पर नियम बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र का होगा या राज्य का होगा, अगर राज्य सूची का विषय है। अब समवर्ती सूची क्या होती है? समवर्ती सूची ऐसी सूची है, इसमें जो भी विषय दिए गए हैं उस पर नियम बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का है। हाँ, ये हो सकता है अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हो तो केंद्र का जो डिसीजन है, अगर किसी तरह का विवाद हो गया, जरूरी तो नहीं है कि ना सेम नियम बन जाए, तो अगर किसी तरह का विवाद हो गया तब केंद्र के पास ये अधिकार होगा या केंद्र के जो नियम है वो प्रभावी साबित होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसमें कितने कितने विषय हैं तो 90, 59 एंड 52 वर्तमान में 90, 59 एंड 52, ठीक है। ये सब्जेक्ट शामिल है, मतलब 90 विषय शामिल है किसमें? आगे जब हम आलोचना पढ़ेंगे कि संघीय व्यवस्था की क्या आलोचना है तब हम उसमें देखेंगे कि केंद्र को जो है वह ज्यादा महत्वपूर्ण विषय भी दिए गए, जैसे कि मुद्रा की बात करें, और उसके अलावा ज्यादा विषय भी दिए गए, ये उसका एक आलोचना हो जाती है, ठीक है। चलो तीसरा हम चलते हैं, तीसरा देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 1 2 ये 3 हो गया। चौथा क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब आखिर क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की सर्वोच्चता, देखो मतलब जो संविधान है ना वो सबसे ज्यादा सर्वोच्च होगा। कोई भी ऐसी विधि नहीं बन सकती जो कि हमारे संविधान को काट दे, ठीक है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि मान लो संविधान की सर्वोच्चता में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि अगर केंद्र या राज्य कोई ऐसा कानून बना दे जो कि संविधान का उल्लंघन करे, केंद्र या राज्य अगर कोई ऐसा कानून बना दे रहा है जो कि संविधान का अगर उल्लंघन कर रहा है तो ऐसे में जो न्यायालय है वो इसमें समीक्षा कर सकती है ना। न्यायिक समीक्षा जो है वो बेसिकली कर सकती है। तो संविधान सर्वोच्च है, इसका मतलब क्या है कि अगर संविधान के विरुद्ध, इसको कैसे सुनिश्चित किया गया कि संविधान सर्वोच्च बना रहे? न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है, तो संविधान के विरुद्ध जो विधि है ना, उसकी क्या की जा सकती है? न्यायिक समीक्षा हो सकती है।
उसकी न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू की जो बात है, कौन सा आर्टिकल है, जुडिशियल रिव्यू को लेके, कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है ना। न्यायिक समीक्षा इसकी हो सकती है और इस तरह से विधायिका हो, कार्यपालिका हो, हम देखेंगे कि संविधान के द्वारा जो क्षेत्र दिया गया है वो उसके अंतर्गत ही काम करेगा, है ना। संविधान के द्वारा जो क्षेत्र बताया गया है कि ये जो क्षेत्र है इसमें अधिकारिता इस वाले सरकार के अंग की है, वो केवल उसी कार्य को करेगा। तो यहाँ पर या दूसरी बात क्या है इसमें कि विधायिका व कार्यपालिका, विधायिका व कार्यपालिका, ठीक है, अपने मतलब विधिक क्षेत्र के अंदर, जो संविधान में है, विधिक क्षेत्र के भीतर रहकर कार्य करेंगे, विधिक क्षेत्र के भीतर जो है वह कार्य करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से संविधान की जो सर्वोच्चता है वह सुनिश्चित की जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कठोर संविधान, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कठोर संविधान। कठोर संविधान के संघीय विशेषता का लक्षण है कठोर संविधान। जैसे कि हम देखेंगे कि आपको पता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत में जो अपनाई गई है, ना तो वो बहुत ज्यादा रिजिड या कठोर है, ना ही वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल या लचीले, बल्कि दोनों का एक सिंथेसिस है, मतलब दोनों के बीच में एक संतुलन की बात करता है। लेकिन देखो, कठोर संविधान इसलिए यहां पर कहा गया, हम देखेंगे कि कठोर संविधान ये संघीय व्यवस्था का लक्षण है। देखो, अगर किसी, मान लो, संघीय चरित्र में परिवर्तन करना है, संघीय विशेषता, संघीय चरित्र मतलब जो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा कर रहे हैं उसको संघीय चरित्र कहेंगे। तो संघीय चरित्र में अगर बदलाव करना है, संघीय चरित्र में अगर बदलाव करना है, जैसे कि मान लो जब जीएसटी आया था ना, फॉर एग्जाम्पल, इसमें जीएसटी याद रखना, तो जीएसटी आया था तो इसमें तो राज्यों का भी रेवेन्यू प्रभावित हो रहा था, और जब राज्यों का रेवेन्यू भी प्रभावित हो रहा था तो ऐसे में राज्यों से सहमति लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो इस सीमा तक कठोर की गई है कि अगर संघीय संरचना मतलब केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है ना, अगर उससे संबंधित है तो इसके लिए कठोर संविधान क्यों है, क्योंकि इसमें देखो, कठोर और नम्य संविधान जो है वो इस आधार पर कहा जाता है कि संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है। अगर कठोर है मतलब एक टफ प्रोसेस की जरूरत होती है, तो कठोर संविधान कहा जा रहा है कि संघीय चरित्र में अगर बदलाव करना है तो जो संशोधन की प्रक्रिया है वह कठोर है। संशोधन की प्रक्रिया कठोर है और इसमें संसद के विशेष बहुमत के अलावा आधे राज्यों का बहुमत चाहिए होता है, आधे राज्यों का बहुमत आवश्यक होता है। जैसे जब जीएसटी पे लागू किया गया था ना, तो बड़े समय के बाद लागू हुआ, क्योंकि जब तक आधे राज्यों ने इसमें संशोधन की अनुमति नहीं दे दी तब तक इसमें नहीं किया गया। तो ये था कठोर संविधान। आगे हम देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पर जो है संघीय विशेषता की एक और विशेषता है जिसमें कहा जाता है कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका है ना। स्वतंत्र न्यायपालिका, जैसे कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, जैसे कि हमने देखा कि अगर कोई विधि ऐसी बन जाती है जो कि गलत है या संविधान का उल्लंघन कर रही है तो उसकी न्यायिक समीक्षा जो है वह कर सकता है, न्यायिक समीक्षा जो है वह की जा सकती है। न्यायिक समीक्षा करने का मतलब क्या है कि अगर कोई विधि संविधान का उल्लंघन कर रही है तो इस आधार पर उस विधि को अप्रभावी या शून्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग करके जो स्वतंत्र न्यायपालिका है वो क्या कर रही है, वो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रख रही है ना। तो न्यायिक समीक्षा एक इंपॉर्टेंट टूल है इसमें। साथ ही हम देखेंगे कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में किसी तरह का विवाद है, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों, क्योंकि न्यायिक समीक्षा ये कर सकती है, न्यायिक समीक्षा के द्वारा संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना। और दूसरी बात हम देखेंगे कि इसलिए भी हमें स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए क्योंकि अगर केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र व राज्य या राज्यों के बीच, केंद्र राज्य व राज्यों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए, है ना, जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, इनको सुलझाने हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका हमें चाहिए। आया समझ में। अब लास्ट चलते हैं हम द्विसदनीय विधायिका।
द्विसदनीय विधायिका संघीय विशेषता को कैसे दर्शाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ केंद्र में जो है वह 2 सदन है। ठीक है, और वैसे ही हम देखेंगे कि राज्य में भी 2 सदन है द्विसदनीय, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 2 सदन है। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि राज्यसभा को जो है वह उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को जो है वह निम्न सदन कहा जाता है। पर ज्यादा जो शक्तियां हैं वह लोकसभा के पास है। राज्यसभा का मेन जो उद्देश्य होता है कि राज्यों के जो हित हैं उनको सुरक्षित रखना, या केंद्र के द्वारा अगर राज्य के जो हित हैं वह प्रभावित हो रहे हैं या राज्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप केंद्र कर रहा है तो उसके लिए भी राज्यसभा जो है वह इस चीज का ख्याल रखती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि लोकसभा तो लोगों का सदन है, पर जब हम राज्यसभा की बात करेंगे तो केंद्र के, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, राज्यसभा क्या कर रही है, केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से, अनावश्यक, आ रहा है समझ में, कमेंट कर देना जब ये बात लाइन सुन रहे होगे, केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों की सुरक्षा। ठीक है, ये काम करना जो है वह मेन काम है राज्यसभा का। और जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा क्या है, ये तो लोगों का सदन है। लोकसभा क्या है, ये लोगों का सदन है, इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है। और डेमोक्रेसी में चूंकि लोगों का ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हमारे यहाँ लोकसभा के पास ज्यादा शक्तियां हैं और उसमें से एक शक्ति है सरकार को गिराने की शक्ति, वो शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये संविधान की संघीय विशेषता है। ऐसा कोई टॉपिक है जो समझ में ना आया हो, बताओ जरा। तो यहाँ पर हमने देखो ये 7 विशेषताएं देख ली, एक बार फिर से जरा देखो। पहली बात हमने इसमें समझा कि द्वैध राज्य पद्धति है, मतलब 2 स्तर पर सरकारें हैं, केंद्र और राज्य, अलग अलग कार्य है। लेकिन संविधान है जिसमें कि बताया गया है कि किस तरीके से जो सारा एक विस्तार है उसका वर्णन दिया ताकि किसी भी तरीके से जो है वह कोई प्रॉब्लम ना हो। 395 अनुच्छेद पहले थे, 22 भाग थे, अब 25 भाग हैं, 8 थे पहले, 12 अब 12 हैं। और 395 अनुच्छेद पहले थे, वर्तमान में 465 है। ज्यादातर आपको 395 अनुच्छेद ही मिलते हैं, 465 आपको इन रेयर ही कहीं दिखाई देता है। ठीक है, बाकी हमने देखा कि भाई शक्तियों का विभाजन किया गया है 3 सूचियां बना के, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। संविधान की सर्वोच्चता है, इसको सुनिश्चित करना न्यायपालिका का काम है ना। कठोर संविधान है क्योंकि अगर संघीय व्यवस्था में किसी तरह का कोई चेंज करना है, परिवर्तन करना है तो उसमें आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायिक समीक्षा और केंद्र और राज्यों के बीच अगर किसी तरह का विवाद हो रहा है तो उसको सुलझाने के लिए, और हमें एक द्विसदनीय जो विधायिका है इसकी भी आवश्यकता होती है। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं फ्रेंड्स वह किसकी है, संघीय विशेषताओं की बात यहाँ पर होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आखिर एकात्मक जो विशेषता है वह क्या है। संविधान की एकात्मक विशेषता। ठीक है, एकात्मक का मतलब क्या, एकात्मक मतलब कि जो बेसिकली शक्तियों को एकत्रित कर दे या राष्ट्रीय सरकार के पास जो शक्तियां हैं वह दे दे, विभाजन पर कम और एकीकरण, या फिर राज्यों के पास राज्यों की जो शक्तियां वह केंद्र के पास होगी, या एक सरकार जो है ज्यादा प्रभावी होगी जिसमें कि केंद्र सरकार प्रभावी होती है। ठीक है, चलो अब हम इसको करते हैं। तो बेसिकली हम देखेंगे कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं जो कि किससे रिलेटेड है, जो कि एकात्मक, एकात्मक ये सभी प्रावधान होंगे जो कि केंद्र सरकार को शक्तियां देंगे। एकात्मक मतलब राष्ट्रीय सरकार के पास जो शक्तियां हैं वो ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय सरकार मतलब केंद्र सरकार। तो हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है उसमें ज्यादा जो शक्तियां वे केंद्र के पास दी गई। हालांकि हमने ऐसा शुरू में इसलिए किया था, या हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा इसलिए किया था ताकि हम जो देश की एकता है, अखंडता है उसको बनाए रखें और एक मजबूत संघ जो है वह बना सके। और इसलिए हमने क्या किया कि जो शक्तियों का जो एक प्रवाह है वो केंद्र की ओर किया। इसलिए कई संविधान निर्माताओं ने भी ये कहा कि सभी संविधानों की अगर हम बात करें तो उसमें केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है और साथ ही शक्तियों का प्रवाह ज्यादातर केंद्र की तरफ रहा। ठीक है, तो अब देखो कि एकात्मक विशेषता की हम बात करेंगे। अब देखो एक प्रश्न देखो जरा, मैंने अभी केवल और केवल आपको समझाया है, इसका मतलब ये है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, आपसे इसका फॉर्मेटिंग आसानी से बन जाएगा। राइटिंग करते तब बनेगी, शब्द तब बनेंगे, एक सीक्वेंस तब बनेगा जब प्रैक्टिस करोगे, तभी फ्लो आएगा। देखो हाथ की जंग खोलना ना आसान काम नहीं होता। अगर आपको ये लगे कि नहीं मैं तो बस डे फर्स्ट ही आंसर लिखूंगा और ऐसा आंसर लिखूंगा कि उसमें से मुझे 12 में से 12 मिल जाएंगे, इम्पॉसिबल।
अगर आपको 50% भी मार्क्स आपको मिल रहे हैं ना यूपीएससी में, आप क्या क्या देखते हैं कि टॉपर को जो टॉपर होगा यूपीएससी का, जैसे टॉप किया होगा, 50% मार्क्स होते हैं उस, मतलब 50% या अंडर आप देखेंगे 50% में वो टॉपर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नहीं है कि आपको पूरे 12 में से 12, अगर आप बहुत अच्छा भी आंसर लिखेंगे तो एक कैप लगी होती है कि 50-60% से ज़्यादा जो मार्क्स है वो नहीं देने हैं, ठीक है। अगर आपने सारा कुछ भी सही लिखा है, सारा कुछ भी अगर आपने सही लिखा है, तब भी आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कोई 12 में से 12 मार्क्स, और वो आंसर आप कब लिख पाओगे, जब बहुत प्रैक्टिस करोगे। ओवरनाइट ये चीज़ें नहीं होती, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपसे जो है वह आंसर राइटिंग स्किल आएगी। ओवरनाइट कभी नहीं आती ये चीज़, है ना। अच्छी चीज़ें तो भाई सीखनी ही पड़ती हैं। तो हमारे परिसंघीय सिद्धांत, यदि भी परिसंघीय सिद्धांत हमारे संविधान में प्रबल है। देखो हिंदी में जो वर्ड है ना वो टफ कर दिए जाते हैं, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो इसको फेडरल ही लिखा हुआ है। इंग्लिश में जो वर्ड अगर आप पढ़ेंगे तो फेडरल ही बात करिए कि संविधान में फेडरल अपनाया, ठीक है। और ये सिद्धांत संविधान के आधारिक अभिलक्षण, आधारिक मतलब संविधान की मूल बातें हैं ये, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संविधान के अधीन परिसंघवाद फेडरलिज्म सशक्त केंद्र के पक्ष में है। लो बस यही बताना है, सशक्त केंद्र एक मजबूत केंद्र है। तो जो आप चीजें बता रही हूँ वो सारी चीजें इसमें लिख देना है कि हाँ मजबूत केंद्र है, ठीक है। ये एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में है। ऑब्वियस सी बात है कि आप संघ में बात कर रहे हो विभाजन की, लेकिन आप एकात्मक जो है वह संविधान में विशेषताएं हैं, और एकात्मक क्या है, एकात्मक जो संविधान है उसमें आप शक्तियों का जो ज्यादा शक्तियां वह केंद्र के पास रख रहे हैं, और इसलिए ये तो संघवाद का विरोध हो गया। एकात्मक व्यवस्था से हम दोनों चीजों को साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, शुरुआत में ही हमने बात की, हमने अमेरिका और इंडिया के एग्जाम्पल से शुरू किया, एकात्मक और हमने संघवाद से शुरू किया। तो बेसिकली देखो ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, है ना। संघवाद विभाजन की बात कर रहा है, एकात्मक केंद्रीकरण की बात कर रहा है। तो आपको क्या बताना है कि जो प्रबल परिसंघवाद की संकल्पना के विरोध में चर्चा कीजिए, 2014 का क्वेश्चन था। अगर आप इस बात को समझते हैं और आप अगर केवल इन फीचर्स को भी लिख पाए ना कि क्या क्या विशेषताएं हैं, एकात्मक विशेषताएं, एक एक दो लाइन इसमें भी लिख लोगे ना, आपको ठीक ठाक आंसर मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात है एक सशक्त केंद्र का होना, एक मजबूत केंद्र है। दूसरी बात है राज्य अनश्वर नहीं है, मतलब राज्य को मिटाया जा सकता है, अनश्वर नहीं। अनश्वर तो केंद्र है, केंद्र को नहीं भंग किया जा सकता। राज्यों को तो मिटा दिया, राज्य का एक हिस्सा निकाल के दूसरा राज्य बना दिया, दो राज्यों का एक छोटा हिस्सा बना लिया, उसको राज्य बना दिया, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि राज्य जो है वह अनश्वर नहीं है, और ये क्या है, ये बताता है कि केंद्र की तरफ ज्यादा शक्तियां हैं, ठीक है, क्योंकि केंद्र जो है वह अनश्वर, अनश्वर मतलब जिसको अनश्वर मतलब जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। और यहाँ लिखा है राज्य अनश्वर नहीं, ध्यान रखना है नहीं लिखा, मैं खुद एक बार कंफ्यूज हो गई थी, अनश्वर नहीं है, ठीक है। एकल संविधान है, एक संविधान है। पहले जब तक 2019 जम्मू कश्मीर का जो पुनर्गठन अधिनियम नहीं आया था, तब तक जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, स्पेशल स्टेटस था, और उसका अपना फ्लैग भी था, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी था। 2019 के बाद जो भारत का संविधान है वो भारत का संविधान जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया, पूरा लागू हो गया। तो एकल संविधान का होना, ठीक है, ये एकात्मक की विशेषताएं हैं कि उसी से कि आप कह रहे हो कि केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, ठीक है, दो अलग अलग सरकारें हैं जो अपने तरीके से काम कर रही हैं, लेकिन संविधान तो एक है। अगर एक संविधान है तो फिर कहाँ संघवाद हुआ, है ना। ये इसका एक एग्जाम्पल कहा जाता है कि एकल संविधान है। संविधान का लचीलापन, अब देखो लचीला, कठोरता की बात की थी तब हमने फेडरेशन देखा था कि अगर उसमें लिखा है कि केंद्र की शक्तियां ये होंगी, राज्य की शक्तियां ये होंगी, अगर उसका कठोरता से पालन किया जा रहा है, या कठोर संविधान है, आसानी से उसमें परिवर्तन नहीं किया जा रहा, संशोधन नहीं किया जा रहा, तब तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो है वह संघात्मक है। लेकिन अगर लचीलापन है, फ्लैक्सिबिलिटी है, तब तो हम कहेंगे एकात्मक है। आगे देखो राज्य प्रतिनिधित्व में असमानता, ठीक है, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता नहीं, असमानता होगा, ये असमानता। तो जैसे कि हम बात करें कि राज्यसभा में कई ऐसे राज्य जिनका केवल एक मेंबर है, कई ऐसे राज्य जिसका 30 भी मेंबर है। तो यहाँ पर क्या है कि एक असमानता है जो कि एकात्मकता को दर्शाते हैं। समानता का अभाव या असमानता, दोनों बातें एक हो गई। आपातकालीन उपबंध है ना, कुछ इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन उपबंध, जैसे कि हम देखेंगे राष्ट्रीय, राज्य और वित्त आपात लगाया जा सकता है, आर्टिकल 352, 356 और 360, है ना। तो ये जो तीनों आपातकाल है, इसमें क्या होता है कि जो शक्तियां हैं वो केंद्र के पास ज्यादा आ जाती हैं, तो हम कह देते हैं कि आपातकालीन प्रावधान।
ठीक है, आपातकालीन प्रावधान एकात्मक का हिस्सा है। इसके अलावा देखो एकल नागरिकता, तो अगर एकल संविधान है, एकल नागरिकता है, अमेरिका की बात करें तो उसमें दोहरी नागरिकता थी, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, केवल भारतीय नागरिकता, और ये भी बेसिकली एकात्मकता का सिद्धांत है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका मतलब क्या है, जैसे कि अमेरिका में क्या है कि अलग अलग न्यायपालिका है और उनके अलग अलग संविधान है, अलग अलग उनके कानून है। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका का अलग है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग कानून है ना, उसके हिसाब से उनकी न्यायपालिकाएं जो है चलती हैं। तो हो सकता है किसी न्यायपालिका में या किसी विधि में वो अपराध ना हो जो किसी अन्य राज्य में हो, तो ऐसी ऐसी वहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है कि पिरामिडल, आप देखेंगे कि पिरामिडल बेसिकली जो संरचना स्ट्रक्चर है वो है कि सबसे टॉप पे उच्चतम न्यायालय है और उसके अधीन बाकी न्यायालय है, राज्य उच्च न्यायालय है, और फिर उसके बाद बाकी हम कहेंगे कि चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, जिला न्यायालय हो या अधीनस्थ न्यायालय, वो सब उसके अधीन है। तो एक ही सिस्टम में है, इंटीग्रेटेड है, ये एकात्मक विशेषता हो गई। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, वैसे तो हमने देखा था क्या डिवीजन किया गया है, विभाजन किया गया है, संघ सूची है, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। तो राज्य सूची में जो विषय शामिल थे उस पे नियम बनाने का अधिकार केवल राज्य का था। लेकिन देखो इसमें क्या किया गया है कि संसद को भी अधिकार है कि अगर वह ऐसा राष्ट्र के हित में, नेशन इंटरेस्ट में अगर आवश्यक समझे, तो राज्य सूची में अगर कोई विषय शामिल है तो संसद उस पर नियम बना सकता है। तो ये क्या हो गया, ये विभाजन की नहीं, ये एकात्मक की बात हो गई है ना, केंद्रीकरण की बात हो गई। राज्यपाल की नियुक्ति लो, राज्यपाल केंद्र का एजेंट है, राज्यपाल का केंद्र ने नियुक्त किया, अब राज्य में काम कर रहे हैं, ऐसे में राज्य पर एक नियंत्रण के जो बतौर है वह राज्यपाल को देखा जाता है। एंड लास्ट है एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, मतलब जो निर्वाचन है वो भारत निर्वाचन आयोग करा रहा है ना, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो करा रहा है, तो इसके लिए कोई अलग मशीनरी नहीं है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं। अब चलो इनको हम थोड़ा सा जो है वो विस्तार से चलते हैं। ठीक है, तो देखो सशक्त केंद्र है सशक्त केंद्र है, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि शक्तियों का झुकाव केंद्र की तरफ है। शक्तियों का झुकाव कहां पर है केंद्र की ओर रहा। शक्तियों का जो झुकाव है वह केंद्र की ओर रहा, मतलब केंद्र के पास जो है वह ज्यादा शक्तियां हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि ज्यादा विषय भी हैं, ज्यादा विषय किसमें है, केंद्र सूची में है, ज्यादा विषय केंद्र सूची में है और महत्वपूर्ण विषय केंद्र सूची में है। इसके अलावा आपको पता है एक और बात आती है अवशिष्ट शक्तियों की। अवशिष्ट शक्तियां मतलब ऐसी शक्तियां जो कि किसी भी सूची में नहीं दी गई हैं, आप लिख लीजिए रेसिड्यूरी पावर। अवशिष्ट शक्तियां मतलब ऐसी शक्तियां या ऐसे विषय जो कि राज्य, संघ, राज्य और समवर्ती किसी भी सूची में नहीं दिए गए हैं। तो ऐसी अवशिष्ट शक्तियों पर नियम कौन बना सकता है, केंद्र बना सकता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये तीनों प्रावधान ऐसे हैं जो कि एक मजबूत और सशक्त केंद्र की बात करते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि मजबूत केंद्र का होना मतलब एकात्मक का लक्षण है। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम कहेंगे कि अमेरिका में क्या है कि अगर कोई अवशिष्ट शक्तियां हैं, ऐसी शक्तियां जिनका वर्णन कहीं भी नहीं है, तो अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। ठीक है, इसको यहां पर लिख सकते हैं आप कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये किसके पास हैं, राज्यों के पास है। तो ये एक अंतर हो गया। तो जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसमें एक तरफ इस बात को आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट हम देखेंगे कि राज्य जो है वह अनश्वर नहीं है। ठीक है, अनश्वर नहीं है मतलब राज्य का जो बेसिकली अनश्वर नहीं है मतलब इसको नष्ट किया जा सकता है। अनश्वर मतलब नष्ट किया जा सकता है, राज्य को नष्ट किया जा सकता है। मेन कि संविधान में राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं है, संविधान में राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं है, राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं है। ठीक है, अब देखो गारंटी इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो संसद है वो बड़ी आसानी से जो संशोधन है वह कर सकती है, राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है। इसके बारे में बहुत ज्यादा जो शक्तियां हैं वे इनको प्राप्त है, इसलिए कहा जाता है। देखो राज्य अनश्वर नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम देखेंगे कि बेसिकली
केंद्र को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्य को जो है, राज्य जो है वह बेसिकली विभाज्य है, ठीक है, और राज्य को भंग किया जा सकता है। और याद रखना कि बेसिकली संसद एक तरफा कार्रवाई करके, है ना, भारत के बारे में कहा जा रहा ना, राज्य नश्वर नहीं है, इसका मतलब क्या है, संसद एक तरफा, मतलब जरूरत नहीं है कि राज्यों से वह पूछे, उनके नाम सीमा में परिवर्तन करते समय संसद एक तरफा कार्रवाई द्वारा राज्यों की सीमा व नाम में परिवर्तन कर सकता है, सीमा व नाम में परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। राज्य प्रतिनिधित्व में, अच्छा नेक्स्ट हमें ये देखना था ना, एकल संविधान वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एकल संविधान, और इसमें ये कहा जाता है, देखो कि अगर मान लो संघ में राज्यों को केंद्र से हटकर अपना संविधान बनाने का जनरली अधिकार होता है, ठीक है। एकल संविधान की बात करते हैं कि आखिर एकल संविधान जो है वह कैसे एकात्मक विशेषता का हिस्सा है, ठीक है। एकल संविधान, अगर देखो जनरली अगर हम बाकी संघ की बात करेंगे, ठीक है, तो जो संघीय व्यवस्था है ना, संघ में केंद्र व राज्य हेतु अलग अलग संविधान होते हैं, अलग अलग संविधान होते हैं, लेकिन इंडिया में क्या है, एक ही संविधान है ना। और जम्मू कश्मीर के लिए था भी, बट जम्मू कश्मीर का जो संविधान है पहले जो था, ठीक है, अब जम्मू कश्मीर का वो जो संविधान है वो हटा दिया गया है ना। जब 370 जो है, जब इस धारा को भंग किया तो 370 जो जम्मू कश्मीर का संविधान उसको भी हटा दिया और भारतीय संविधान भी जम्मू कश्मीर में लागू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि भारत में राज्यों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है, भारत में राज्यों को ऐसी कोई शक्ति नहीं दी गई है, और यहाँ पर जो भारतीय संविधान है, जो एक ही संविधान है, उसी का पालन केंद्र करेगा, उसी का पालन जो है वह राज्य करेगा, ठीक है, क्लियर। तो एक ही संविधान है जिसका पालन दोनों को करना है, केंद्र व राज्य पालन करेगा, केंद्र व राज्य जो है वह पालन करेगा। तो पहले जम्मू कश्मीर का अपवाद था, बट अब हटा दिया गया इस अपवाद को, ठीक है, एकल संविधान का। अब आगे हम चलेंगे, संविधान का लचीलापन, ठीक है, संविधान का लचीलापन ये आखिर कैसे एकात्मक विशेषता की बात करेगा। तो हम देखते हैं कि केंद्र जो है वह संविधान के बड़े हिस्से को केवल साधारण बहुमत द्वारा, मतलब इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं और विशेष बहुमत भी नहीं करा रहा है, स्पेशल मेजोरिटी भी नहीं। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कि 2/3 जो बहुमत है, 2/3 बहुमत हो, है ना, उपस्थित, और एक तो कुल सदस्यों का आधे से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, दैट इज कॉल्ड स्पेशल मेजोरिटी, विशेष बहुमत। तो यहाँ पर देखो हम देखेंगे कि संविधान जो है वो कम कठोर है, लचीलापन है। इसका मतलब क्या है, बड़े हिस्से को संसद अकेले संशोधन कर रही है, और अगर देखो संशोधन की जो शक्ति है, संविधान का लचीलापन, इस पॉइंट को देखो, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें मैं लिखवा रही हूं, ठीक है। संविधान का लचीलापन, संविधान का लचीलापन, अब देखो इसमें यह कहा जा रहा है कि केंद्र जो है वो एक बड़े हम कह सकते हैं संविधान के भाग को संशोधित कर सकता है, लेकिन अमेरिका में, अच्छा और एक बात और ये है कि संविधान संशोधन की शक्ति, अंतर जरूर लिख लो, कि शक्ति जो है वह किसके पास है, केवल केंद्र के पास है। राज्य सरकार, ऐसा नहीं है कि कोई राज्य में जो है वह संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सके। इसमें जो संविधान का लचीलापन है, इसमें याद रखना कि संविधान का जो संशोधन अगर हो सकता है, इस संशोधन की शक्ति केवल किसके पास है, केवल केंद्र के पास है। लेकिन यहीं पे जब हम चेंज देखेंगे एक, कि जो अमेरिका वाला पॉइंट है, ठीक है, कि अब देखो अमेरिका में जानते हो क्या है, अमेरिका में संविधान संशोधन राज्य कर सकते हैं, संविधान संशोधन
राज्य के पास भी है। इंडिया में ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर ये एक अंतर है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, है ना, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। और राज्य का प्रतिनिधित्व कहाँ पर है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा, है ना। तो राज्य प्रतिनिधित्व में असमानता। और जानते हो ये असमानता कैसी है? ये असमानता का जो अनुपात है ये तौल रहा है 1:31 से। जैसे कि अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कुछ कुछ राज्य जिनको 1 सीट है, कुछ कुछ राज्य जिन्हें 31 भी सीट है। तो यहाँ पर ये आपको जो एक अंतर है वह दिखाई देता है, ठीक है। एक अंतर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि बेसिकली राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वहां से 1 से लेकर 31 तक की भिन्नता है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें, ठीक है, यहाँ पर हमें देखो तुलना जरूर याद रखनी है, ठीक है। हम अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में देखो अगर 50 राज्य हैं, है ना, तो यहाँ पर प्रत्येक राज्य से जो है वह कितने सदस्य होंगे? 2 सदस्य होंगे। और इस तरह से अमेरिका के सीनेट में टोटल कितने मेंबर होंगे? टोटल 100 मेंबर्स होंगे। मतलब यहाँ पर समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, समान प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो ये राज्य प्रतिनिधित्व में असमानता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अच्छा एक बात देखो कि यहाँ पे अगर प्रत्येक राज्य से 2 सदस्यों को चुना के, जैसे कि 50 राज्य है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, अगर 50 राज्य हैं हर एक से जो है वह 2 सीट होंगी वहाँ के जो सीनेट है उसमें। और यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों कि अमेरिकी सीनेट में जो ये 100 सदस्य हैं प्रत्येक राज्य से 2, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कोई छोटा राज्य है ना तो उसका भी एक तरह से एक सुरक्षा कवच जो है वह बन जाता है। जैसे कि हम देखेंगे कि इंडिया में क्या है कि ज्यादातर आप नॉर्थ ईस्ट की बात करें, सिक्किम की बात करें, केवल 1 सीट है, यहाँ पर केवल 1 सीट है। तो ऐसे में क्या कि पूर्ण रूप से जो प्रतिनिधित्व है वह नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ इसमें क्या है, इसके अपोजिट जो है वह अमेरिका में व्यवस्था है। आगे हम देखेंगे आपातकालीन उपबंधन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपातकालीन, इसको यही समझ लो। कुछ चीजें यहाँ लिख दी हैं, कुछ चीजें बाकी नेक्स्ट पेज पे समझ जाओगे ना आसानी से। तो आपको पता है 3 तरह का आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, और वित्त आपातकाल जो अब तक लागू नहीं है। हाँ, कोविड में ये कहा गया था कि अगर सरकारी जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी वेतन में कटौती सरकार कर सकती है। वित्त आपातकाल ऐसी कुछ शक्तियां देता है कि अगर लगे वित्तीय अस्थिरता है। वित्त आपातकाल पहले आपको पता है जब तक 370 लागू था ना तब तक जम्मू कश्मीर में वित्त आपातकाल लागू नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय, राज्य और वित्त, ये 3 तरह के आपातकाल होते हैं, ठीक है। और देखो हम देखेंगे कि आपातकाल बेसिकली एक ऐसी असाधारण परिस्थिति है जिसमें समस्त शक्तियां केंद्र के पास आ जाती हैं। इसमें सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। अब देखो शक्तियों का केंद्रीकरण एक जगह हो गया तो हो गई ना एकात्मक विशेषता, हो गई ना। जब विभाजन की बात हो तो संघ की तरफ चले जाओ, जब एकीकरण की बात हो तो एकात्मक विशेषता हो गई, यूनिटरी गवर्नमेंट का प्रकार हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर, और देखो ये व्यवस्था ऐसी है कि आपातकाल अगर लग गया ना, ये अपने आप में विशेष परिस्थिति है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि अगर आपातकाल लग जाए तो संविधान संशोधन के द्वारा राज्य को केंद्र अपने नियंत्रण में लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल जनरली नॉर्मल आपातकाल लग गया वही एक विशेष परिस्थिति है। तो बिना किसी संविधान संशोधन के हमारी जो संघीय व्यवस्था है वह एकल में तब्दील हो गई। तो यहाँ पर क्या है, सारी शक्तियां केंद्र के पास हैं। और याद रखना कि बिना संविधान संशोधन के, संविधान संशोधन के बिना एकल व्यवस्था बन जाती है। संघीय से एकल व्यवस्था जो है वह बन जाती है, ठीक है। इसलिए इसका विरोध किया जाता है कि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं। आगे मूल्यांकन करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा कि क्या ये सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एकल नागरिकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, एकल नागरिकता है। तो यहाँ पर आपको बस ये लिख लेना है कि जैसे कि जब हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। पर इसके विपरीत जब हम भारत की बात करेंगे, भारत में एकल नागरिकता है, ठीक है। और ऐसे में अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि अगर किसी ने भारतीय
नागरिक, अगर किसी ने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता को अगर लिया तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी दोहरी नागरिकता है, ना केवल अमेरिका बल्कि ऑस्ट्रेलिया भी लिख लो। आगे हम चलेंगे एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, आगे हम बात करेंगे किसकी, एकीकृत न्यायपालिका की। देखो एकीकृत न्यायपालिका, और हमारी जो न्यायपालिका की व्यवस्था है ये जानते हो कैसी है, ये पिरामिड संरचना है। और इस पे हम देखेंगे कि सबसे जो शीर्ष है, शीर्ष अदालत हमारी कौन सी है, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हम देखेंगे फिर जो है वह राज्यों के न्यायालय हैं, उच्च न्यायालय, राज्य न्यायालय या फिर हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी कोर्ट्स हैं। तो उच्चतम न्यायालय की देखरेख में ही पूरा जो प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था है वह चलती है। तो यहाँ पर क्या है कि एकीकृत न्यायपालिका है। लेकिन फिर से लिख लो कि अगर हम ये देखें कि अमेरिका में जो न्यायपालिका है वह कैसी है, दोहरी न्यायपालिका है ना। इसका आपको थोड़ा सा अपोजिट भी लिख लेना है। हमेशा कंपैरिजन तो देखो करते ही जाना है। अमेरिका में हम देखेंगे तो कैसी है न्यायपालिका, दोहरी न्यायपालिका है। दोहरी न्यायपालिका है मतलब केंद्र और सरकार, केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग न्यायपालिका है, उनके अलग अलग नियम है, वो उस हिसाब से बेसिकली काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो अखिल भारतीय सेवाएं, इसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, ऑल इंडिया सर्विसेज IAS IPS। अब देखो अखिल भारतीय सेवाएं, यूपीएससी ने इसको पूछा भी था, अखिल भारतीय सेवाएं कैसे इसका वो है। तो देखो जैसे कि हम देखेंगे कि जो IAS IPS है, IFS है, फॉरेस्ट सर्विस वाला, ठीक है, ये सेवाएं क्या है, ये बेसिकली IAS और IPS, ये जो सेवाएं हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, केंद्र द्वारा नियुक्त होते हैं। तो नियुक्त तो केंद्र कर रहा है, नियुक्त जो है वह केंद्र सरकार कर रहा है, पर ये कार्य कहाँ कर रहे हैं, राज्यों के साथ। तो कार्य जो है वह राज्यों में कर रहे हैं, तो राज्यों के साथ ये काम कर रहे हैं। तो एक तरह से जिसने केंद्र ने अपॉइंट किया है, तो कहीं ना कहीं राज्य पर जो नियंत्रण है वह केंद्र का बना रहता है, राज्य पर जो नियंत्रण है वह केंद्र का बना रहता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अखिल भारतीय सेवाएं बेसिकली एक तरह से क्या है कि केंद्र का नियंत्रण राज्य पर रखता है, इसलिए एकात्मक व्यवस्था है। इसके अलावा हम देखेंगे एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, है ना, मतलब एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, आपने कैग का नाम सुना है, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, मतलब जो अकाउंट्स और जो सारी चीजों लेखों की जो जांच की जाती है ना, ये ऐसा नहीं कि केंद्र और राज्यों के लिए अलग हो, इसके लिए एक अधिकारी होता है जिसको कि आप कैग के नाम से जानते हैं, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, है ना। तो भारत का जो आप देखेंगे नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, आर्टिकल 148 में इसकी बात की गई, आर्टिकल 148, ठीक है। और कैग जो है वह सर्वोच्च एक तरह से लेखा अधिकारी होता है, जो कि एक तरह से ऑडिट करेगा, केंद्र का भी ऑडिट करेगा, राज्यों का भी ऑडिट करेगा। तो राज्यों के पास तो अपनी स्वायत्तता ही नहीं है, क्योंकि वो केंद्र के हिसाब से ही उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा, और जो मानक और सारी चीजें हैं वे केंद्र की हैं। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि एक तरह से कि जो कैग है, कैग की नियुक्ति केंद्र कर रहा है, हटाना भी केंद्र को है ना। तो राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर जो अंकुश है वह लग जाता है। अगर अंकुश लग गया मतलब एकात्मक व्यवस्था हो गई, है ना। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता पर अंकुश, ठीक है, ठीक है। तो ये एकीकृत जो है वह लेखा जांच मशीनरी हो गया। अब देखो, अच्छा, इसके विपरीत अमेरिका में भी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन अमेरिका में राज्यों में कोई भूमिका नहीं होती इस तरह के लेखा पदाधिकारी की। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य सूची पर संसद का नियंत्रण, ठीक है, राज्य सूची पर संसद का नियंत्रण। राज्य सूची पर संसद का नियंत्रण। अगर देखो इसमें संसद चाहे तो जो संसद है
राज्य सूची के विषयों पर नियम बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर नियम बना सकती है। और इसके लिए ध्यान रखना, राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, और इसलिए भी कहा जाता है कि राज्यों के जो अधिकार हैं वे बेसिकली इसमें क्या हो रहे हैं, छीने जा रहे हैं। ठीक है, और याद रखना कि राज्यसभा के पास यह स्पेशली अधिकार है कि राष्ट्रीय महत्व के किसी मुद्दे पर अगर राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो, राष्ट्रीय हित हेतु राज्यसभा के पास है स्पेशल, ये लोकसभा के पास नहीं, ये राज्यसभा के पास है ना। राष्ट्रहित हेतु राज्यसभा के पास अधिकार है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि राज्यसभा ऐसा कैसे कर सकती है, मतलब कैसे, इन सेंस कर तो सकती है, कैसे कर सकती है मतलब विशेष या असाधारण, किस बहुमत के द्वारा कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे राज्यपाल की नियुक्ति। ये तो बड़ा ही एक, राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना, बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल रहा है राज्यपाल की नियुक्ति। अब इसमें भी वही हो गया कि राज्यपाल जो है केंद्र का एजेंट होता है, और ये बेसिकली राज्यों पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, केंद्र। नियुक्ति की बात करें तो केंद्र सरकार नियुक्ति करेगा, और ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करेगा। इसके पास बेसिकली दो शक्तियां होती हैं। देखो, अगर कोई जो विधेयक है वो कानून बनेगा तो राज्यपाल के हस्ताक्षर लगेंगे, लेकिन राज्यपाल क्या कर रहा है कि जो विधेयक है, विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रख देता है। कोई जो विधेयक है उसके लिए क्या कर दिया, राष्ट्रपति हेतु विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित रख सकता है, कि सहमति हेतु आरक्षित रख दिया, मतलब राष्ट्रपति खुद नहीं साइन किया या उसको आगे बढ़ाया, बल्कि राष्ट्रपति की सहमति के लिए रख दिया। एक और बड़ा कंट्रोवर्शियल आर्टिकल रहा, दैट इज आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 का प्रयोग। आर्टिकल 356 का प्रयोग जानते हो ये क्या कहता है? 356 कहता है कि अगर राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल हो गई, मतलब राज्य जो है वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, तब क्या किया जा सकता है कि संवैधानिक मशीनरी के विफल होने के आधार पर राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है, जिसे सामान्यतः राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। और आर्टिकल 356 का प्रयोग जब ज्यादा विवादास्पद हो गया, जब केंद्र में दूसरी सरकार थी, राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार थी, तो ये कहा गया कि शायद गलत एक इंटेंशन से, गलत इंटेंट था लगाने का, है ना, कहीं सही ग्राउंड नहीं था। तो राज्यपाल की नियुक्ति, अच्छा देखो, राज्यपाल की नियुक्ति एक बड़ा विवादास्पद टॉपिक रहा। मैं आपको बता देती हूँ, यूपीएससी ने मेंस और प्रीलिम्स में दोनों जगह में जो प्रश्न है यहाँ से वह पूछा है। जैसे कि क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसने सुझाव दिया कि राज्यपाल को राज्य के बाहर का एक व्यक्ति होना चाहिए और गहन राजनीतिक संबंधों के बिना एक अलग व्यक्ति हाल के दिनों में राजनीति में जो भाग है वह ना लिया हो? ठीक है, तो 2019 में ये प्रश्न पूछा है, तो ये इसका आंसर क्या है? सरकारी आयोग। 1983 में सरकारी आयोग बना था। सरकारी आयोग ने ये कहा कि भाई निष्पक्ष रूप से जो ये नियुक्ति की जा रही है ना राज्यपाल की, राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, है ना, और ये निष्पक्ष रूप से जो नियुक्ति है वह की जाए। तो ये प्रीलिम्स में पूछा 19 में। अब देखो, अभी रिसेंटली 23 में क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने आपको 356 बता दिया, एनसीईआरटी में भी मैंने ये प्रश्न बताया था, एक बार फिर से यहाँ सुन लो ताकि कनेक्ट कर पाओ। संघीय सरकारों के द्वारा 1990 के दशक के मध्य से 356 का जो प्रयोग है उसकी कम आवृत्ति के क्या कारण थे? तो विधिक कारण बताने, राजनीतिक कारण बनाते हैं, एक विधिक कारण और राजनीतिक कारण। ठीक है, विधिक कारण और राजनीतिक कारण आपको इसमें बताना था। इसमें लास्ट क्या बचा है, फिर हम मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, ये हो गया एकीकृत निर्वाचन मशीनरी।
मतलब आपको पता है कि भाई देश में चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वह भारत के निर्वाचन आयोग की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राज्य निर्वाचन आयोग तो थोड़ी ना राज्य विधानमंडल के चुनाव करा रहा है, वो क्या कर रहा है, स्थानीय सरकार के जो चुनाव है वह करा रहा है। तो इसमें यह कहा जाता है बेसिकली कि एकीकृत जो निर्वाचन मशीनरी है, ठीक है, यहाँ पर राज्य इस मामले में कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, राज्य जो है इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वही हम यहाँ पे जस्ट आप अमेरिका का लिख लो कि अमेरिका में संघ और राज्य दोनों के निर्वाचन के लिए अलग अलग मशीन। क्लियर? क्लियर है? एक और पॉइंट बचता है जो कि राज्यपाल से ही जुड़ा हुआ है कि राज्य के विधेयक पर वीटो शक्ति। वीटो मतलब रोक देना है ना, किसी चीज को सहमति देने से इनकार कर देना, वीटो कर देना। तो यहाँ पर देखो राज्यपाल क्या कर सकता है, कुछ विधेयकों को आरक्षित कर सकता है राष्ट्रपति की सहमति के लिए कि मैं सहमति नहीं दूंगा, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित। और ये ऐसा एक बार नहीं, ऐसा वह 2 बार कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में राज्य चूंकि स्वायत्त इकाई है, वहां पे इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में ऐसी वीटो पावर राष्ट्रपति को नहीं है, वहां का जो गवर्नर या फिर जो कि वहां का संवैधानिक प्रमुख है वो चाहे तो विधेयक को खुद हस्ताक्षर कर दे, लेकिन इंडिया में ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो ये कुछ ऐसी प्रावधान है जो कि एकात्मक व्यवस्था की बात करते हैं। अब हम चलेंगे आलोचनात्मक मूल्यांकन की तरफ, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, आलोचनात्मक मूल्यांकन की तरफ। इसमें केवल समझाऊंगी, लिखना हमें कुछ। संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। देखो जब आपको इसकी आलोचना लिखनी हो तो आलोचना में तो सीधा आप क्या कर दोगे, एकात्मक के प्रावधान लिख दो, हो गई आलोचना। 1-2 विद्वानों के नाम लिख लो कि राजनीति शास्त्र में कहा कि ये अर्धसंघीय सेमी फेडरल है। तो देखो शुरुआत हम करते हैं, 2-3 नाम इसमें इंपॉर्टेंट हैं। इन व्यवस्थाओं से ये स्पष्ट हो गया कि भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत जो संघीय व्यवस्था है उससे एक अलग है। और इसमें कई ऐसी विशेषताएं हैं जो कि एकात्मक विशेषताएं हैं और जिसमें केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन किया गया है। लेकिन संवैधानिक विशेषज्ञ जो हैं वो भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को, अच्छा और एक बात और याद रखना कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रावधान किए गए ना जो कि एकात्मक व्यवस्था करते हैं या फिर केंद्र की तरफ शक्ति, और केवल यही पर्याप्त है चुनौती देने के लिए, है ना। तो यहाँ पर याद रखना कि केवल भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने के लिए पर्याप्त कारण जो है वह ये दे रहा है, ये जो शक्ति संतुलन है। अब देखो जैसे कि केसी वेयर कहते हैं कि ये अल्पसंघीय है या कहीं कहीं आपको अर्धसंघीय मिल जाता है, सेमी फेडरल है, संघ तो है बट कम संघीय है थोड़ा, है ना। इसके अलावा देखो के संथानम कहते हैं कि अगर भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था है तो उसके बेसिकली 2 कारण हैं। एक पहला कारण तो वित्त से संबंधित है, ठीक है, वित्त से संबंधित है कि वित्तीय मामले में केंद्र का प्रभुत्व है और जो अनुदान है, राज्यों को अनुदान और पैसा चाहिए, विशेष राहत पैकेज चाहिए तो वो केंद्र का मुंह देखते हैं। दूसरा है कि जो उस वक्त शक्तिशाली योजना आयोग बना था ना, तो उसने क्या किया था कि राज्य का विकास कैसे होगा उस प्रक्रिया पर नियंत्रण था योजना आयोग का। तो यहाँ पर क्या था कि जो योजना आयोग द्वारा राज्य की विकास प्रक्रिया को बेसिकली नियंत्रित करने की जो व्यवस्था थी और वित्त पर जो केंद्र का प्रभुत्व है, ये दोनों बातें ऐसी है कि संथानम कहते हैं कि इसी वजह से भारतीय संविधान एकात्मक हुआ। ठीक है, अब आगे देखो, सब ऐसा थोड़ी मानते हैं, ये 2 लोग ऐसा मान रहे थे। आगे देखो, लेकिन राजनीति शास्त्र की हम बात करें सभी इस बात पे सहमत नहीं है। जैसे 2-3 लोगों के नाम मैं आपको बताती हूँ। पॉल एप्पल भी हैं, वो कहते हैं कि पूरी तरह से संघीय है। मॉरिस जोन्स कहते हैं कि एक सहमति वाला संघ है। ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि सहकारी संघ व्यवस्था है। तो यहाँ पर यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की व्यवस्था को किसने सहकारी संघ कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन है। या अल्पसंघीय या अर्धसंघीय की बात आती है, किसने कहा? तो आप केसी वेयर का नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये आलोचनात्मक मूल्यांकन हो गया कि पहले हमने ये देख लिया कि भारत की व्यवस्था अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भिन्न है और उसके अलावा कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि केंद्र के पक्ष में शक्ति संतुलन का काम करती हैं। ठीक है, तो केसी वेयर, के संथानम, पॉल एप्पल भी, मॉरिस जोन्स और ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है, इन्होंने तो माना संघीय है। अब यहाँ पर देखो 2-3 बातें और करनी है। एक डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे, एक उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे मूल्यांकन के लिए, और तीसरी बात में हम ये कहेंगे कि हाँ हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, इसके ये प्रमाण है। 3 बातें और समझेंगे। यहाँ पे हमने विद्वानों की बात कर ली, तो टोटल एक तरह से 4 पैराग्राफ्स हो गए। ठीक है, और इन 4 पैराग्राफ से आपने देखो मूल्यांकन वाला पार्ट अच्छे से पढ़ो, यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। अब देखो
संघीय व्यवस्था के आलोचनात्मक मूल्यांकन में हम डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितनी की दोहरी राज पद्धति। केंद्र राज्यों का संघ नहीं है जो कमजोर संबंधों से एकीकृत हो। ठीक है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि क्या भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में, ध्यान से सुनना, शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो क्या राज्य केंद्रों के अधीन है? नहीं, केंद्रों के अधीन नहीं। वो बात यहीं से पूछी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो केंद्र है, ठीक है, केंद्र के अधीन राज्य नहीं है, क्योंकि राज्य का अपना अलग एक स्फेयर है, अलग उसकी स्वायत्तता है, ऑटोनॉमी अलग है, उसके अलग विषय क्षेत्र हैं जिस पर वह डिसीजन करता है। तो इसमें यह कहा जाएगा, देखो ध्यान से पढ़ना, ये बातें ऐसी हैं कि ये भाषा आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इसको मैंने ऑलरेडी ये टाइप मैटर इसमें रखा है। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, ये जरूरी है पढ़ना। भारतीय संविधान की प्रकृति पर संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कहा कि संविधान उतना ही संघीय है जितनी की दोहरी राज पद्धति, और केंद्र जो है राज्यों का संघ नहीं है जो कमजोर संबंधों से एकीकृत हो जाए, ना ही जो राज्य हैं वे संघ की एजेंसियां हैं। एकीकृत व्यवस्था में जो राज्य हैं, ध्यान रखना है ना, कि कभी आप देखेंगे कहीं कहीं बेसिकली एकात्मक व्यवस्था स्पेशली जहां पर है, वहां पर जो केंद्र और राज्य होंगे, तो राज्य जो है वह केंद्र की एजेंसियां या फिर अधीनस्थ की तरह काम करेंगे, उनकी सबऑर्डिनेट यूनिट होंगी। इंडिया में ऐसा। तो देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि संघ की एजेंसियां नहीं है, और संघ और राज्य दोनों को संविधान ने बनाया, दोनों की शक्तियां संविधान में निहित हैं। यद्यपि संविधान ने कड़ा संघीय स्वरूप नहीं दिया। अब देखो, इन्होंने ये माना कि कठोर संघ नहीं है और ये समय और परिस्थिति के अनुसार एकात्मक हो सकता है। यही तो बात इन्होंने कही थी कि भारतीय संविधान जो है वह बड़ा ही खूबसूरती से डिजाइन किया है, क्योंकि ये आपातकाल में अपने आप संघीय व्यवस्था से एकल व्यवस्था में बदल जाता। ठीक है, अगली बात इन्होंने कहा, केंद्रीकरण की आलोचना का जवाब देती कि एक गंभीर शिकायत तो आई है कि भाई केंद्रीकरण किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसको गलत समझा गया है। केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में समय निर्देशित सिद्धांतों को ध्यान, मतलब जो समय आज्ञा दे, अगर समय ऐसा है कि केंद्र को मजबूत होना चाहिए, केंद्र के पास मजबूत शक्तियां होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, जो लोग इसके विपक्ष में हों, जिन्हें अगर लगे कि नहीं राज्यों को भी शक्तियां दे दो, अगर कोई राज्य ऐसा चाहे पाकिस्तान से जाके मिल जाए या फिर उससे ज्यादा संधि समझौते करने लगे, तब क्या केंद्र को अपनी अखंडता, एकता और देश को बचाने के लिए जरूरी नहीं कि उसके पास शक्तियां हो, या युद्ध या कुछ इस तरह की परिस्थिति हो, आपातकाल घोषित कर सके? तो यहाँ पर देखो क्या कहा कि जिनको ये शिकायत लगती है ना, उनका जवाब देते हुए कहा कि गलत समझ रहे हो, क्योंकि समय निर्देशित सिद्धांत को अपनाया गया है, लेकिन संहिता का मूल यही है। संहिता का जो मूल है वो ये कहता है कि ठीक है तो इन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच में विभेद वाला कोई कानून बनाया नहीं जा सकता। अब देखो इस लाइन को याद रखो, इन्होंने कहा कि बेसिकली ये इसका मूल्य है भाई, कि ऐसा कोई भी कानून बनाया ही नहीं जा सकता जिसमें केंद्र और राज्य जो है उनके बीच में मतभेद हो। ये राज्य कुछ और चाह रहा था, केंद्र कुछ और चाह रहा था, और संविधान के द्वारा उस चीज को लागू किया गया। तो कहा कि सबसे बड़ा प्रूफ तो ये है ना कि हमने संघ को अपनाया, लेकिन हाँ अगर समय आवश्यकता मांगेगा, समय की आवश्यकता के अनुसार अगर ऐसा होना चाहिए कि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हो, तो ऐसी व्यवस्था हमने कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा कि विधायी और कार्यपालिका के मामलों में केंद्र और राज्य जो है वह समान है। यह देखना मुश्किल है कि संविधान कितना केंद्रोमुखी है, इसलिए यह कहना अनुचित है कि राज्य केंद्रों के जो है वह अधीन काम करते हैं। केंद्र अपनी इच्छा से इनकी सीमाओं को बदल नहीं सकता, ना ही इसके न्याय क्षेत्र को बदल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बहुत बड़ा ही खूबसूरत एक आंसर हो सकता है कि अगर आपको ये कहना है कि कुछ लोगों का ये कहना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि केंद्र की तरफ प्रवृत्ति, तो क्या ये संघवाद की आलोचना है? आपको ये जवाब जो है वह लिखना है ना, आपको इस तरह की बातें जो है वह लिखना है। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब देखो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक वाद आया था, बॉम्बई वाद, है ना, बॉम्बई मामला जो कि 1994 का था। तो यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में देखो ये कहा कि जो संविधान है, संविधान संघीय है, और ये जो संघीय शब्द है ना, ये इसकी मूल विशेषता है।
संविधान की व्यवस्था के तहत राज्य की तुलना में केंद्र को बड़ी शक्तियां हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र जो राज्य है वह केंद्र पर निर्भर है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा कि जो संघ है, जो संघीय व्यवस्था है, वह मूल विशेषता है। मूल विशेषता मतलब वही डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की मूल संरचना का हिस्सा है, मूल संरचना का हिस्सा है, ध्यान रखना। तो संघीय व्यवस्था को, संघीय विशेषता को बदला नहीं जा सकता। इसका मतलब ये है कि राज्य केंद्र पर ही, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य केंद्र पर ही निर्भर है। ये लाइन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। राज्यों का अपना संवैधानिक अस्तित्व है, ये केंद्र के उपग्रह या एजेंट नहीं है, अपने क्षेत्र में वो सर्वोच्च है, ये बात इनके द्वारा कही जाती है। इस तथ्य की आपातकाल के दौरान, अच्छा देखो, अब यहाँ पर भी कहा, यहाँ पर आपातकाल की बात जो है उच्चतम न्यायालय ने कही कि भाई जो आपातकाल या इमरजेंसी में आप ये जो स्पेशल प्रावधान देख रहे हो कि केंद्र के पास शक्तियां ज्यादा आ गई हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपातकाल के दौरान राज्य पर केंद्र अभिभावी होगा, है ना, मतलब राज्य की शक्तियों पर केंद्र जो है वो प्रभावी हो जाएगा, केंद्र के पास तो शक्तियां आ जाएंगी। तो संविधान का आवश्यक संघीय रूप को ये प्रभावित नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है आपातकाल, इसमें ये कहा गया, अच्छा पहले पूरा पढ़ लो, ये अपवाद है और ये अपवाद नियम नहीं है, ध्यान रखना, ये अपवाद है और अपवाद नियम नहीं है। तो संघीय व्यवस्था का नियम आपातकाल की व्यवस्था, मतलब ये नहीं कह सकते कि आपातकाल है तो संघ नहीं है, क्योंकि आपातकाल एक अपवाद है ना। ज्यादातर तो यही कहा जाता है आलोचना कि आपातकाल के आधार पर केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं और केंद्र के तहत जो जो ये शक्तियां हैं, उसमें एक क्या देखा था हमने कि डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि बहुत खूबसूरती से संघीय व्यवस्था से एकल व्यवस्था में भारतीय संविधान तब्दील हो जाता है। तो उसमें कहा कि ये जो है बेसिकली अपवाद है और अपवाद जो है वह नियम नहीं है। ठीक है, ये कहना उचित होगा कि भारतीय संविधान में संघीय स्वरूप केवल एक प्रशासनिक सुविधा मात्र नहीं है, बल्कि एक नियम है और हमारी वास्तविकताओं की अपनी प्रक्रियाओं और मान्यताओं का परिणाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1990 मुंबई मामले में क्या दो तीन बातें याद रखनी है। पहली बात है कि संविधान संघीय है और संघीय होना इसकी मूल विशेषता है। दूसरा, इसमें यह कहा केंद्र जो है राज्य केंद्र की दया पर निर्भर नहीं है, ना ही उसके एजेंट उपग्रह, जैसे सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते उसको उपग्रह कहते हैं ना, वो शक्ति का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, वैसा इसमें नहीं है। और इसमें क्या कहा जाए कि आपातकाल बेसिकली एक सिचुएशन है और ये संघीय व्यवस्था के ना होने की कोई बात नहीं कहती। ठीक है, तो बात हो गई कि आलोचनात्मक मूल्यांकन में हमने सभी यहाँ पे विद्वानों की बात कर ली, यहाँ डॉक्टर अंबेडकर की बात कर ली। यहाँ अब लास्ट हम देखेंगे कि अरे भारतीय राज पद्धति में तो संघीय व्यवस्था है और ये इसका परिणाम है। जैसे कि राज्यों के बीच में क्षेत्र का विवाद हो रहा है। क्षेत्र का विवाद इसलिए तो हो रहा है क्योंकि ना कहीं स्वायत्तता हमने दी है, उनकी कोई क्षेत्र की आधारशिला है, तभी तो चेंज हो रहा है। नदी जल का बंटवारा है, जैसे कि कावेरी जल विवाद, अगर नदी जल को लेकर बंटवारा है इसका मतलब क्या, अगर लड़ाई हो रही है इसका मतलब अलग अलग क्षेत्र थे, है ना। क्षेत्रीय दलों का उद्भव, उनका सत्ता में आना, क्षेत्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए नए राज्यों का गठन, अपने विकास के लिए राज्य द्वारा केंद्र से अधिक अनुदान, राज्य द्वारा अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए केंद्र के हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया, या उच्चतम न्यायालय ने कुछ व्यवस्थाओं पर सीमांकन, जैसे कि कहा केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग। उच्चतम न्यायालय ने कहा 356 का प्रयोग सबसे कम अवधि, मतलब जब सबसे लास्ट ऑप्शन हो तब करो। तो अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी तो इस बात को कह रहा है, तो 356 क्या कर रहा है, संघीय व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगा दे रहे हैं राज्यों में। तब यहाँ पर क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय अगर इस बात को कह रहा है, इसका मतलब क्या, उच्चतम न्यायालय ने माना ना कि संघीय व्यवस्था हिस्सा है मूल संविधान का। दो बातें देखो कि भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो दो संघर्षों के बीच में सहमति का प्रतिनिधित्व है। ये दो बातें क्या है, पहली बात कि शक्तियों का विभाजन, जिसके अंतर्गत राज्य स्वायत्त होते हुए भी अपना कार्य करते हैं, और दूसरा है कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता और विशेष परिस्थितियों के तहत एक मजबूत संघीय सरकार है। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था, ये तो सार है भाई पूरा, ये पूरी समरी है ये दो लाइन। पहली लाइन ये है कि भारत की संघीय व्यवस्था में राज्यों के पास अपनी एक स्वायत्त इकाई के रूप में वो स्वायत्त तरीके से काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि अगर राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है या फिर विशेष परिस्थितियां हैं, तो उन विशेष परिस्थितियों में केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं। ठीक है, चलो आओ, तो आपकी क्लास यहाँ पे खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो संघीय प्रणाली है वो मैं समझाने में सफल रही। अगर ऐसा कुछ लगता है कि नहीं मैम नहीं समझ में आया, है ना, तो फिर से जब हमारा डाउट सेशन होगा तब, या कमेंट में ज़रूर बता देना कि क्लास समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है, तो हमने बात की संघीय सरकार, संघीय और एकात्मक सरकार, संविधान की संघीय विशेषता, संघीय विशेषता में हमें इन 7 विशेषताओं को पढ़ा।
ठीक है। और एकात्मक विशेषता में हमने इनकी चर्चा की, और संघीय व्यवस्था के आलोचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, संघीय और एकात्मक सरकार की हमने चर्चा की। जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या पढ़ा। अमेरिका और भारत का जो संघ है उसमें क्या अंतर है, इसका नेचर हमने देखा कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन एकीकरण अमेरिका है, होल्डिंग टुगेदर विभेदीकरण ये भारत है। ठीक है, भारत की संघीय व्यवस्था आर्टिकल 1 से देखा। आर्टिकल 1 में 2 बातें उसको समझा। भारतीय का संघीय मॉडल जो है वह कनाडाई मॉडल पर आधारित है। फेडरल और यूनिटी गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या थे उसको पढ़ा। पीवाईक्यूज देखे, है ना। संघीय विशेषता को हमने एक एक करके पढ़ा कि द्वैध पद्धति लेके संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की एकात्मक विशेषताएं क्या क्या हैं। एकात्मक विशेषताओं से रिलेटेड एक एक करके हमने समझा कि एकीकृत जैसे लेखा जांच मशीनरी है, राज्यपाल की नियुक्ति है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, और यूपीएससी का हमने एक क्वेश्चन देखा कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो कि केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाती हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इसको लिख लेंगे। और लास्ट में हमने आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात की, डॉक्टर अम्बेडकर का कथन देखा, एसआर बोम्मईवाद देखा। ठीक है, और यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन प्रीलिम और मेंस का देखा जो कि राज्यपाल से संबंधित थे। तो ये आपकी क्लास रही। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी लगता है कि नहीं कोई डाउट रह गया है, तो जब जैसे ही आपके ये सरकार की प्रणालियों के 5 चैप्टर खत्म होंगे उसके बाद हम एक लाइव जो सेशन है वह रख लेंगे संडे को या फिर कभी। तो उसमें क्या होगा कि आप बेसिकली अपने जो क्वेश्चन है, डाउट्स हैं बच्चों, वह पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट करके। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।